हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। अभी के हम इस सेशन में कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको पीवाईक्यू में रेगुलर बेसिस पे देखने को मिला होगा। कुछ यूनिट्स है इसमें मिला करके, जैसे कि पेपर 1 से कम्युनिकेशन हो गया, पेपर 2 से लॉजिकल आई मीन लीगल हो गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैं कर रही हूँ, कुछ कुछ को ही कवर किया है मैंने। ठीक है, तो ध्यान से देखना और समझना, और जहां लगे कि ये मुझे याद करना चाहिए बिल्कुल तुरंत से याद कर लेना, छोड़ना मत उसको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन यूनिट से। ठीक है, कम्युनिकेशन यूनिट से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, तो अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो कि मैम यहाँ क्या लिखा था या इसके बगल में क्या लिखा था। ठीक है, कम्युनिकेशन में एक होता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर किससे रिलेटेड है? ये आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है। लैंग्वेज की वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है उसको हम सिमेंटिक बैरियर कहते हैं। जैसे कि आपकी राइटिंग प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आपने कुछ बोला, कुछ लिखा, तो वो वर्ड क्लियर नहीं है, तो वहां पे क्या हो जाता है? सिमेंटिक बैरियर हो जाती है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है ह्यूमन कल्चर या फिर बिहेवियर, कैसे टाइम के साथ चेंज हुआ। जैसे कि स्टार्टिंग में अर्ली एज थे, मतलब आदि मानव की मैं बात कर रही हूँ। धीरे धीरे हम अभी के टाइम में अगर देखें तो आज हमारे पास सब कुछ है। पहले फायर नहीं था, अभी हमारे पास फायर के लिए अलग अलग आपके पास मोड्स है, तो दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। तो हम उस जनरेशन से लेकर के अभी तक में जो चेंजेस लाए हैं, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब होता है कि कैसे हम सोशल सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से हमेशा याद रखना, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है जिसमें हम ह्यूमन माइंड, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका मैच द फॉलोइंग में ऐसे पूछा गया था, तो मैंने बताया आपको एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन से रिलेटेड है ना, कैसे आपका ह्यूमन बीइंग स्टेजेस बाय स्टेजेस चेंज हुआ, डेवलप किया। तो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी से का हम किससे मैच करना चाहिए? हमें कल्चर से मैच करना चाहिए। ठीक है, सोशियोलॉजी का मैंने आपको बताया कि सोसाइटी से कनेक्टेड है, सोसाइटी से इसका लेना देना होता है, तो सोशियोलॉजी को हम सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए मैंने अभी आपको बताया कि ये एक सब्जेक्ट भी है जिसमें हम पर्सन को स्टडी करते हैं, पर्सन के माइंड को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसका बिलीफ को स्टडी करते हैं। तो साइकोलॉजी के लिए हम मोटिवेशन यूज करेंगे। और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक सिस्टम है। मैनेजमेंट आप पेपर 2 में भी हमने पढ़ा है। मैनेजमेंट एक प्रॉपर से एक प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट पूरा सिस्टम के जैसा। तो ये मैच द फॉलोइंग में ऐसे आपको एनटीए ने दिया था, जो कि आपको आइडेंटिफाई करना था। तो एंथ्रोपोलॉजी वर्ड के साथ हमेशा ही ह्यूमन से कनेक्टेड स्टेटमेंट जाएगा या वर्ड जाएगा, जैसे कल्चर। सोशियोलॉजी हमेशा सोसाइटी से जाएगा, साइकोलॉजी आपका मोटिवेशन से जाएगा, एंड मैनेजमेंट आपका सिस्टम से जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इतना दूर तक। अब हम देखेंगे कॉन्टेजियस एंड डिसकॉन्टेजियस नेटवर्क क्या होता है। कॉन्टेजियस मतलब होता है कंटिन्यूअस। कॉन्टेजियस मतलब क्या मैं बोल रही हूँ? कंटिन्यू, जो चलते रहता है, जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं आ रही है। जैसे मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल रही हूँ, तो बीच में कोई रुकावट नहीं आ रही है। लेकिन वही अगर मान लो मैं लाइव क्लास लेती, इंटरनेट कनेक्शन रुक जाता या दिक्कत हो जाता, तो क्या होता? नेटवर्क ब्रेक हो जाता, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता, ये डिसकंटिन्यूअस में चल जाता। तो कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क मतलब होता है कंटिन्यूअस नेटवर्क, अनइंटरप्टेड नेटवर्क, जो हमें हमारा चलते रहता है। ठीक है, सेम नेटवर्क कह सकते हैं इसको, कॉन्टेजियस को सेम नेटवर्क। जैसे कि यह एग्जाम्पल में मैंने अरेंज मैरिज का एग्जाम्पल दिया है, जो आप कनेक्ट कर सकते हो कि वो पूरा एकदम सेम टू सेम होता है। ठीक है, कास्ट बाय कास्ट, नेचर, कल्चर सब सेम होता है, तो दैट इज कॉन्टिजियस, जो सेम टू सेम होता है, कंटिन्यू चलते रहता है, जहां पर कोई ब्रेकेज नहीं आती है। जैसे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन भी हमारा एक कॉन्टिजियस नेटवर्क में ही जाएगा, जहां पर सेम नेटवर्क को हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन डिसकॉन्टिजियस नेटवर्क में क्या होता है? कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, गैप आ जाता है, हम डिफरेंट नेटवर्क में यूज करने लगते हैं अपना कम्युनिकेशन। जैसे कि लव मैरिज, एक पर्सन दूसरे कास्ट से है एंड एक पर्सन दूसरे कास्ट से है, तो ये दोनों अलग अलग कास्ट के होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा गैप आ जाता है बीच में, कल्चर का, कम्युनिकेशन का, तो ये डिसकंटिजियस में आएगा। तो एक कंटिजियस मतलब कंटिन्यूअस, जो चलते रहेगा, जो सेम 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 सब कुछ होगा, सेम नेटवर्क, सेम ग्रुप, सेम कम्युनिकेशन, सेम कल्चर, सब कुछ सेम। बट डिसकॉन्टिजियस मतलब दोनों के बीच में गैप की बात हम कर रहे हैं। अब एक वर्ड है, दैट इज एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब क्या होता है? जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं हो, ना ही कोई क्लियर स्ट्रक्चर हो। एमोर्फस मतलब देखो, दिस इज नहीं, एमोर्फस मतलब क्या है कि हम हमारा माइंड में कुछ कंफ्यूजन है,
क्या है, कंफ्यूजन है सामने वाले पार्टी को लेकर के। तो कंफ्यूजन भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही होता है। तो एमोर्फस वर्ड का मतलब होता है कि समथिंग जिसका कोई फिक्स्ड ना ही शेप है, ना ही कोई फिक्स्ड और क्लियर स्ट्रक्चर है, मतलब एम्बिगियस है, कंफ्यूजन है, दैट इज एमोर्फस। नेक्स्ट है, अगर स्टेटमेंट में लिखता है दिस इज मी, मतलब ये मैं हूँ, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो ये स्पीकर का पर्सनालिटी को शो करता है। दिस इज यू, ये तुम हो, तो ये तुम्हारा मतलब रिसीवर का पर्सनालिटी को शो करता है। ठीक है, तो दिस इज मी जब भी मैं बोल रही हूँ तो ये मेरे बारे में हुआ, दैट मीन्स ये मेरे पर्सनालिटी के बारे में हुआ। अब ये पावर ऑफ कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिला है, जिसमें एक होता है कोअर्सिव, एक होता है लेजिटिमेट, रेफरेंट, एक्सपर्ट, रिवॉर्ड एंड इंफॉर्मेशन। कोर्सिव का मतलब क्या होता है, डराना धमकाना। जैसे कि बॉस ने आपको डरा धमका के बॉस आपसे काम कराते हैं। अब डराते कैसे हैं, वो बोलते हैं अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तो आपको जॉब जाने का तो डर है, खतरा है। तो ये हुआ एक कोर्सिव कम्युनिकेशन, जहाँ थ्रेट से, पनिशमेंट से आपके बिहेवियर को चेंज किया जा रहा है। अब जैसे कि आपको एग्जाम, मतलब अभी बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया है, बहुत सारे बच्चों को बोला गया था, बोला गया होगा कि अगर तुम एग्जाम में पास नहीं करोगे तो तुम्हें हम मोबाइल नहीं दिलाएंगे, तुम्हें हम घर से निकाल देंगे, तुम्हें ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मतलब उसे एक थ्रेट दिया जा रहा है, उसे और बहुत सारे को कम मार्क्स आने पर भी पनिशमेंट दी गई होगी। तो दैट इज कोअर्सिव। कोअर्सिव मतलब एक नेगेटिव स्टेटमेंट हम लेकर के इसको चल सकते हैं, जहां पर हम सामने वाले पार्टी का बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए उसके ऊपर थ्रेट या पनिशमेंट, डराना धमकाना, उसके ऊपर चिल्लाना जैसा हम एक्टिविटी कर रहे हैं। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट मतलब हुआ एक सही पोजीशन, एक पोजीशन जो कि एज पर द आपको मतलब सही तरीके से आपको दी गई है। जैसे कि घर में सबसे पावरफुल पर्सन कौन होता है, आपकी मदर होती है। ठीक है, तो जो वो बोलेंगी वही होगा, तो वो उनका एक लेजिटिमेट पोजीशन उनको दिया गया है। ऑफिस में लेजिटिमेट पोजीशन किसका होता है, बॉस का होता है, बॉस जो बोलेगा वही होगा। तो ये एक लेजिटिमेट पोजीशन हुआ, जो सही पोजीशन, करेक्ट पोजीशन उनके नॉलेज की वजह से, उनके एक्सपीरियंस की वजह से दिया गया है उनको। पुलिसमैन को, पुलिसमैन अगर आपका गाड़ी रुकवाएगा, आप कुछ बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि वो उनका पोजीशन है, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, वो कुछ बोल रहे तो आपको सुनना पड़ेगा, दैट इज अ लेजिटिमेट पोजीशन। रेफरेंट, रेफरेंट को एक वर्ड से आप कनेक्ट कर सकते हो, रेफर। हम किसी को रेफर करते हैं, ठीक है, हम किसी को से खुद को कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये मैंने क्या लिखा है मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो रेफरेंट मतलब क्या हुआ कि आप किसी को एडमायर करते हैं। जैसे कि मान लो आप स्कूल टाइम में थे, तो आप सोच रहे हो कि मैं बड़ी होके इस टीचर के जैसा बनूंगी या इस स्टूडेंट के जैसा मैं बनूंगी। अभी भी आपका कोई ना कोई रोल मॉडल होगा जिसको आप एडमायर करते हो, जिसका आप रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, तो दिस इज अ रेफरेंट। वो क्या है, रेफरेंट पावर है। क्या बोलते हैं उसको, रेफरेंट पावर। एक्सपोर्ट पावर क्या होता है, मतलब दूसरों के कंपैरिजन में आपके पास वो पावर ज्यादा है। देखो, मैथ्स सॉल्व करने बहुत स्टूडेंट्स को आता होगा, लेकिन कुछ सम्स को अलग तरीके से सॉल्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट करना और उसको इजी वे से दिखाना कुछ कुछ स्टूडेंट को ही आ सकता है। तो उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के पास वो एक एक्सपर्ट पावर हुआ। जैसे कि मान लीजिए 4 स्टूडेंट बैठे हुए, ठीक है, इस स्टूडेंट का बोलने मतलब इसका लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, इस स्टूडेंट का भी लैंग्वेज है हिंदी, इस स्टूडेंट का भी लैंग्वेज हिंदी है, और इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज है बोलने वाला। तो अब इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है हमें कि ये वाला जो पर्सन है इसके पास एक एक्सपर्ट पावर है, इसके पास एक एक्सपर्ट पावर है जो बाकी किसी के पास नहीं है। तो ये एक एक्सपर्ट पावर कहलाता है, जो कि बेसिकली आपको एक स्पेसिफिक फील्ड में आपको उस चीज का स्पेसिफिक नॉलेज बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा है। जैसे कि हम क्रिकेट की ही बात कर ले, तो क्रिकेटर्स इतने सारे हैं, सभी क्रिकेटर्स है, सबको क्रिकेट की नॉलेज है, सबको खेलने आता है। बट विराट का कोई ये नहीं है ना, मैच नहीं है, मतलब विराट के पास वो एक एक्सपर्ट पावर हुआ। ठीक है, रिवॉर्ड की बात करें, तो जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि अगर तुमने पेपर 1 पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और पूरे अच्छे से जो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे, आप उसका आंसर अगर एकदम अच्छे से कर दोगे, तो आपको इन रिटर्न कुछ ना कुछ मैं प्राइज दूंगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आपके बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए आपको एक रिवॉर्ड दूंगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ।
तो हम यहाँ पर सामने वाले को परसुएड करने के लिए, सामने वाले के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए हम एक पॉजिटिव तरीके से कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम बिहेवियर में ही चेंज ला रहे थे, बट यहाँ पर हम एक नेगेटिव तरीके से कर रहे थे। पनिशमेंट देना, डराना, धमकाना ये सही नहीं होता है, लेकिन अगर कभी-कभी देखा जाए तो कुछ-कुछ एम्प्लॉइज़ बिना डराए धमकाए काम भी नहीं करते, तो उस जगह कोएर्सिव पावर इज़ गुड। लेकिन कहीं-कहीं अगर आप देखोगे ऑफिस में, चाहे क्लास में, चाहे कहीं पे भी, तो हमें रिवॉर्ड दी जाती है। जैसे कि 10 का एग्जाम में अगर 90 प्लस स्कोर किया तो तुम्हें बाइक दिलाएँगे, तुम्हें लैपटॉप दिलाएँगे। तो आप फिर अपना उस काम में लग जाते हो कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है। दैट इज़ अ रिवॉर्ड पावर। क्या होता है वो? रिवॉर्ड पावर। इन्फॉर्मेशन पावर क्या होती है? आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। अब उस इन्फॉर्मेशन से आप दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे कि मान लो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है पेपर 1 पेपर 2 का, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ, आप इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हो, तो ये हुआ इन्फॉर्मेशन पावर। ठीक है? तो ये पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अगर हम बात करें कोएर्सिव का, तो कोएर्सिव मतलब डराना, धमकाना। लेजिटिमेट मतलब कि वो सही पावर है, एज़ पर द पोजीशन आपको वो पावर दी गई है। रेफरेंट मतलब आप किसी को रेफर करते हो, किसी से खुद को कनेक्ट करते हो। एक्सपर्ट मतलब बाकियों के कंपैरिजन में आपके पास वो एक्स्ट्रा नॉलेज है। रिवॉर्ड मतलब हो गया कि आपको कोई टास्क करने के लिए रिवॉर्ड दी जा रही है पॉजिटिव तरीके से। और इंफॉर्मेशन मतलब हो गया इंफॉर्मेशनल पावर। इंफॉर्मेशनल पावर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर लेजिटिमेट पावर, वो आपको बाय पोजीशन दी जाती है, ठीक है। रेफरेंट पावर, जब आप दूसरे से खुद को कनेक्ट करते हैं और आप सोचते हैं कि मैं भी इनके जैसा बनूंगा या बनूंगी, दैट इज अ रेफरेंट पावर। रिवॉर्ड पावर मतलब होता है कोई आपको कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल कर रहा है। कैसे? अब कंट्रोल करना कैसे हो गया? अब एक बात बताओ, एक बच्चा है जो दिन दिन भर मोबाइल लेकर के बैठे रहता था, ठीक है, लेकिन बोर्ड्स का एग्जाम आया तो उसके फादर ने उसको बोला कि अगर तुम बोर्ड के एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करोगे तो मैं तुम्हें बाइक दिलाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर होता ये है कि ये बच्चा जो दिन दिन भर मोबाइल लेके बैठा रहता था, अब ये बाइक की वजह से क्या है, ये पूरा टाइम पढ़ाई करने लगा है, ठीक है। तो क्या इसके बिहेवियर में चेंज आया? यस। मतलब इसके फादर ने क्या इसको इसके ऊपर कंट्रोल पावर यूज किया? कैसे यूज किया? रिवॉर्ड का लालच दे करके। तो दिस इज अ रिवॉर्ड पावर। एक्सपर्ट पावर मतलब क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में आपके पास वो नॉलेज एक एक्स्ट्रा तरीके से है, एक्सपर्ट है आप उस एरिया का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऑफिस में एक्सेल में तो सभी कोई काम करता है, ठीक है, लेकिन कुछ ही पर्सन होते हैं जिनको एक्सेल का सारा फॉर्मूला क्लियर होता है, जिसको कुछ भी बोलो एक्सेल में तो वो तुरंत करके आपको दे देंगे। तो वो पर्सन के पास एक एक्सपर्ट पावर हुआ जो कि उसको बाकियों से अलग बनाता है, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे सीक्वेंस पूछा गया था कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपका आता है फिजिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, फिजिकल कम्युनिकेशन। उसके बाद आएगा आपका कल्चरल कम्युनिकेशन, फिर आएगा सोशल कम्युनिकेशन, फिर साइकोलॉजिकल एंड देन टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल। तो ये सीक्वेंस आपको एग्जाम में पूछा गया था। फिजिकल कम्युनिकेशन, कल्चरल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल एंड टेम्पोरल। फिजिकल, फिर कल्चरल, फिर सोशल, साइकोलॉजिकल एंड देन टेम्पोरल, टेम्पोरल, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। रियल बेसिस पे अगर हम देखें कम्युनिकेशन कैसे होता है, कम्युनिकेशन आपका क्या होता है? दैट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस। हमें बात करना है, ठीक है, दो पर्सन बातचीत कर रहे हैं, दोनों सेम फील्ड से है, दोनों का सेम एज है, सेम एज ग्रुप है, दोनों का सब कुछ सेम है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो रियल बेसिस मतलब कम्युनिकेशन का रियल पॉइंट होता है कॉमन एक्सपीरियंस, आपको ये समझना है। ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन हमेशा आपका वन वे होता है। क्या होता है? वन वे होता है। दैट इज लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक होता है। दैट इज आपका, मान लो एयर, वाटर, वायर, मतलब हम वायर सिग्नल बात कर रहे हैं, जैसे कि रेडियो स्टेशन में, ठीक है। म्यूजिक जो सुनते हो आप सुबह सुबह, आपने देखा होगा आपके दादाजी, पापा जी क्या करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं रेडियो के हेल्प से। तो म्यूजिक सुनना रेडियो के हेल्प से आपका ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन में जाएगा, ठीक है। एंड
टीवी पे जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो भी ट्रांसमिशन में ही जाएगा। ट्रांसमिशन में हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो वन वे होगा, वन साइडेड होगा। हमेशा एक ही पर्सन एक टाइम पे बात करेगा। जैसे कि सिग्नल हमेशा वन डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, दैट इज अ ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि टीवी पे ब्रॉडकास्ट होना, तो एक ही साइड से हो रहा है कम्युनिकेशन। हम क्या सामने से टीवी को कुछ बोलेंगे तो सामने वाला पर्सन क्या सुन पाएगा? नहीं। तो ब्रॉडकास्टिंग टीवी जो है ये भी आपका ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन में जाएगा। नेक्स्ट एक वर्ड है हेजीमोनी। हेजीमोनी का मतलब क्या होता है? हेजीमोनी का मतलब होता है आप एक डोमिनेंस या लीडरशिप रोल प्ले करते हो। ठीक है, आप एक डोमिनेंस मतलब एक पावर बोल सकते हैं, पावरफुल, या फिर एज अ लीडर आप वर्क करते हो बाकियों के कंपैरिजन में। जस्ट सोचो कि आपके घर में जो आपकी एल्डर सिस्टर है, ठीक है, एल्डर सिस्टर का हमेशा चलेगा यंगर सिस्टर पर, क्योंकि शी इज, वो उनसे बड़ी है, तो वो हमेशा अपना ये एक होता है ना रॉब चला करके चलेंगे। तो वो एल्डर सिस्टर के पास कौन सा पावर है? हेजीमोनी पावर है। कौन सा पावर है? हेजीमोनी पावर इसको बोलेंगे। ठीक है, जहां पर आपका ग्रुप ऑफ आइडियाज मतलब जो कुछ भी है, आप जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो दूसरों पे आप रूल कर रहे हो। तो हेजीमोनी का मतलब होता है आप इंचार्ज, बीइंग अ इंचार्ज। ठीक है, आप परसुएशन और कल्चरल मीन से आप अपना एक पावर मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि अगर हम क्लासरूम का बात करें, तो क्लासरूम में हेजीमोनी पावर किसके पास होगा? टीचर के पास होगा। ठीक है, घर की बात करें तो घर में हेजीमोनी पावर किसके पास होगा? मदर के पास होगा। अगर हम सिबलिंग्स के बीच का बात करें तो सिबलिंग्स में हेजीमोनी पावर किसके पास होगा? जो सबसे एल्डर होगा उसके पास हेजीमोनी पावर होगा। तो हेजीमोनी पावर मतलब होता है आपके पास एक पावर है। ठीक है, एक ऐसा पावर है जो आपको शुरू से आपने फॉलो करते हुआ है और आप उसको मेंटेन करके रखते हो। कम्युनियन, कम्युनियन मतलब होता है डीप कनेक्शन, जो कि स्पिरिचुअली या इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। ठीक है, ट्रांसमिशन व्यू ऑफ कम्युनिकेशन हेजीमोनिक भी हो सकता है एंड मैकेनिस्टिक भी होता है। ट्रांसमिशन व्यू, ट्रांसमिशन मतलब अभी मैंने आपको बताया वन वे। वन वे, आपका वन वे कम्युनिकेशन हेजीमोनिक भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, पावरफुल भी हो सकता है। ठीक है, आप अपने पावर की वजह से एक तरफा से आप उनको गाइड कर सकते हो, आप उस पर रूल कर सकते हो, साथ ही साथ मैकेनिस्टिक भी हो सकता है। अगर हम रिचुअलिस्टिक व्यू ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो ये कॉमनैलिटी, कम्युनियन और फर्टिनिटी पर फोकस करता है। ठीक है, तो ये हुआ कुछ पॉइंट्स कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन में ही देखेंगे कब आपका टू स्टेप मतलब जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कब होता है, तो टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आपका मास मीडिया एंड ओपिनियन लीडर्स में होता है, जहां पर दो स्टेप होता है। दो स्टेप होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, दो स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो मास मीडिया और ओपिनियन लीडर में ऐसा होता है। चैनल रिचनेस का मतलब क्या होता है? मतलब देखो, चैनल मतलब चैनल के हेल्प से हमें कम्युनिकेशन मिल रहा है, और रिचनेस आपका इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो किस हद तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो चैनल रिचनेस का मतलब होता है कि कैसे आपको इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है, ठीक है, वो कंप्लीट है, पूरा फुल है। जैसे कि मान लीजिए वीडियो कॉल पर दो पर्सन बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे से जब बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉल पर, तो मैंने अगर आपसे कुछ पूछा वीडियो कॉल पर, तो आप मुझे वो प्रॉपर तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन उसको समझाओगे आप। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट तरीके से आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो, तो ये हो जाएगा हाई चैनल। मतलब हाई चैनल की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आप शेयर करोगे वो एकदम इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट जैसा कुछ भी नहीं होगा। जितना पॉसिबल डिटेल्स है आप उतना पॉसिबल डिटेल्स आप मुझसे शेयर कर सकोगे। हाई चैनल बेस्ट कब होता है? जब हमें कॉम्प्लेक्स मैसेज को शेयर करना होता है। हाई चैनल हमेशा फेस टू फेस होगा, जहां पर हम कंप्लीट मैसेज को शेयर करेंगे, इनकम्प्लीट जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो चैनल रिचनेस का मतलब यही होता है कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को सामने वाले पार्टी तक दे रहे हो, आप वो कंप्लीट दे रहे हो या इनकम्प्लीट, इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है हाई चैनल, एक हो जाता है लो चैनल। जब भी हम हाई चैनल की बात करेंगे मतलब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, जैसे कि आप किसी के साथ फोन कॉल पे बात कर रहे हो, फोन कॉल पे जब जो डाउट हुआ आप उसी समय तुरंत उस कॉन्वर्सेशन के बीच में पूछते हो, अच्छा तुमने ये बताया, इसका मतलब क्या था? तुम्हारा कहने का मतलब ये था, मतलब इसका क्या कहना चाहते हो? तो
ये हो जाता है, ठीक है। और लो चैनल क्या हो जाता है, लो चैनल लो डिटेल्स के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करती हूँ टीवी पे जो कार्टून आता है, कार्टून चैनल देखते हैं ना, तो उसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, सिर्फ कार्टून्स मूव करते हैं, स्माइल करते हैं, तो वो आप अपने अंडरस्टैंडिंग से आपको जो सही लगता है आप समझ लेते हो। बाकी जो वो सामने से कहना चाहते हैं वो कभी कभी हमें क्लियर नहीं भी हो पाता है, तो वो लो चैनल में आएगा। जो कि बेस्ट होता है सिंपल मैसेज के लिए। हम सिंपल मैसेज के लिए हमेशा लो चैनल यूज करते हैं, जैसे कि ईमेल, टीवी पर जो मैसेज आपको दी जा रही है, न्यूज़पेपर में, फॉर्मल रिपोर्ट में, ठीक है, तो ये लो चैनल होगा। हाई चैनल से हमें याद रखना है कि हमें कंप्लीट मैसेज मिल रही है, एंड लो चैनल से हमें याद रखना है कि हमें कंप्लीट मैसेज नहीं मिल रही है, ठीक है। अब होता है एक सिंबॉलिक कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन का मतलब होता है हम सिंबल्स के हेल्प से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम में जब आपको ट्रू या फॉल्स पूछना होता था स्कूल टाइम में, तो आप उसके लिए एक सिंबल यूज किया करते थे। आपको 1 का 4 का क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आप फिंगर्स का सिंबल यूज करते थे। तो एक हो जाता है सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन सिंबॉलिक। सिंबॉलिक में हम अपने बॉडी जेस्चर्स को यूज करते हैं, एक क्लियर मीनिंग, जैसे कि हेलो, हेलो मतलब हम हैंडशेक तो करेंगे ही, साथ ही साथ हैंडशेक करने के साथ स्माइल भी करेंगे, तो एक सिंबल यूज किया हमने ये बताने के लिए कि हाँ, हम दोनों के बीच में अभी भी बातचीत हो रही है और वी आर इन अ गुड रिलेशनशिप। तो दैट इज अ सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, जहां पर हम सिंबल्स के हेल्प से बातचीत कर रहे हैं, सिंबल्स के हेल्प से। नॉन सिंबॉलिक में क्या हो जाता है, हम एकदम पॉइंट आउट करके, मतलब हम आपसे क्लियरली आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको पॉइंट आउट करके, आपको बता करके, इन फ्रंट ऑफ पीपल, जो कि कभी कभी क्लियर नहीं भी हो सकता है। नॉन सिंबॉलिक कभी कभी क्लियर नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो सिंबॉलिक एंड नॉन सिंबॉलिक कम्युनिकेशन आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। सिंबॉलिक, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कोई इमेज है, ठीक है। इमेज में जो कुछ भी है उसे देख करके आपका जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पा रहा है वो हो जाएगा सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आपको सिंबॉलिक एंड नॉन सिंबॉलिक का कुछ एग्जांपल्स बता दे रही हूँ। एक मिनट। जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं आपसे सिंबॉलिक कम्युनिकेशन के बारे में, तो जैसे कि आपको बताया गया कि इसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि आपका वर्ड हो जाता है, इमेज हो जाता है, ठीक है, इमेज हो जाता है। हम किसी साइन की हेल्प से समझते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो, तो हाईवे पे जगह जगह पर डायरेक्शन का साइन बनाया है, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के लिए प्लस यूज किया है, अगर मंदिर है, टेम्पल वगैरह है कहीं, तो उसके लिए फ्लैग का यूज करते हैं, ठीक है। इमोजीज, ट्रैफिक सिग्नल, तो ये सब सिंबल में आएगा, सिंबॉलिक में आएगा, जहां पर एक सिंबल के हेल्प से हम समझ रहे हैं कि सामने वाला पार्टी मुझे क्या कहना चाह रहा है। और नॉन सिंबॉलिक मतलब हो जाता है फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे कि आप क्राई कर रहे हो, लाफ कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्लोजली हम रियल टाइम पे चेक कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और ये बेसिकली नॉन सिंबॉलिक की अगर हम बात करें तो ये आपका नॉन सिंबॉलिक जो है ये सिंबल्स को यूज नहीं करता है, और यहाँ पर फेशियल जेस्चर्स, ठीक है, जेस्चर्स को यहाँ से मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि जेस्चर्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है सिंबॉलिक एंड नॉन सिंबॉलिक। अब काइनेसिक क्या है, काइनेसिक आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि हम यहाँ बॉडी मूवमेंट की स्टडी करके हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि सोशल स्टेटस, कोई पर्सन के पास बीएमडब्ल्यू है, अच्छा खासा बंगलो है, तो इससे क्या पता लगता है कि उसका सोशल स्टेटस, मतलब वो काफी रिच पर्सन है, तो दिस इज अ काइनेसिक, आपका कम्युनिकेशन में ये जाएगा, काइनेसिक कम्युनिकेशन में जाएगा। हम जहाँ अपना इंफॉर्मेशन, अपना कम्युनिकेशन जो है ये हम शो कर रहे हैं अपना स्टेटस के हेल्प से, बॉडी मूवमेंट के हेल्प से, ठीक है। तो बॉडी मूवमेंट वर्ड जहां आ जाएगा वहां पर आपको समझना है कि हम काइनेसिक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, काइनेसिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, काइनेसिक की बात कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्या क्या आपको पॉइंट्स दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब मैंने आपको कुछ समय पहले ही अभी बताया, एम्बिग्यूटी मतलब होता है, मिनट, हाँ,
एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी मतलब होता है कंफ्यूजन। जहां भी ये वर्ड एम्बिग्यूटी आपको देखने को मिले ना, आप समझ लेना कि एम्बिग्यूटी का मतलब है कंफ्यूजन। एम्बिग्यूटी का क्या मतलब है? कंफ्यूजन। जहां पर हमारा स्टेटमेंट अनक्लियर है, अनक्लियर है, ठीक है, मल्टीपल इन मल्टीपल वेज। तो एम्बिग्यूटी टू टाइप्स का होता है। एक वर्ड एम्बिग्यूटी मतलब जिसको हम लेक्सिकल एम्बिग्यूटी बोलते हैं, और एक होता है सिंटैटिक एम्बिग्यूटी। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी मतलब जहां पर वर्ड हमारा क्लियर नहीं है, एक ही वर्ड का दो मीनिंग है। जैसे ये वाला बैट, अगर मैंने आपको बोला कि आई सॉ अ बैट, अब आप क्लियर नहीं हो सकते कि मैंने वो बैट बॉल वाला बैट देखा या फिर वो बर्ड वाला बैट देखा। तो यहाँ पर ये वर्ड की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन आ जा रहा है। तो जब ये वर्ड की वजह से कंफ्यूजन होता है तो उसको हम बोलते हैं लेक्सिकल एम्बिग्यूटी, ठीक है, जहां पर एक ही वर्ड का दो अलग अलग डिक्शनरी मीनिंग हो जाता है। जैसे कि आई सॉ अ बार्क, बार्क देखा मैंने, बार्क नहीं, चलो बार्क, चलो ठीक है, थोड़ा क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अ, ठीक है, बैट वाला भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ सकते हो। इंस्टेंट अभी मेरे दिमाग में कोई ऐसा वर्ड नहीं आ रहा है। एक वर्ड है जैसे कि एक होता है पार्क और एक और होता है पार्क। यहाँ पे पार्किंग लिख देते हैं और यहाँ पर भी पार्किंग लिख देते हैं। अब ये पार्किंग मतलब क्या होता है? नो पार्किंग, मतलब यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है। और ये पार्क मतलब आपका गार्डन भी हो सकता है। तो ये उतना यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन आप बैट के एग्जाम्पल से आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। लेक्सिकल एम्बिग्यूटी क्या होता है? जहां पर एक ही वर्ड का दो अलग अलग मीनिंग होने की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है, तो उसको हम लेक्सिकल एम्बिग्यूटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक एम्बिग्यूटी, जो कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम होता है। जैसे कि ये सेंटेंस देखो, द ओल्ड मैन एंड वुमेन वॉक डाउन द स्ट्रीट। अब यहाँ पर द नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर एन होना चाहिए था, क्योंकि ये वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स में ए ई आई ओ के पहले हम एन लगाते हैं। तो यहाँ पर ये द के वजह से आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो दैट इज अ सिंथेटिक एम्बिग्यूटी, जो कि स्टेटमेंट में रॉन्ग लाता है, स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मिस्टेक कर देता है। तो इसको सिंथेटिक बोलते हैं। लुकिंग डीप इनटू द चैनल्स, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन एनटीए ने क्रिएट किया था, ठीक है। लुकिंग डीप इनटू द डैश ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑप्शन इज व्हाट, ठीक है, इज मीडिया एनालिसिस। जब कभी भी हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया के साथ हमेशा वर्ड चैनल जाएगा ही जाएगा। मीडिया हुआ या मीडियम हुआ, तो मीडिया एनालिसिस एनटीए ने दिया था और ऑप्शन में चैनल भी था। तो आपको लुकिंग डीप इनटू चैनल्स, जब हम चैनल्स का डीप डीप में समझते हैं ना, मतलब हमें कौन सा चैनल से कम्युनिकेशन करना है, ऑनलाइन वे से या ऑफलाइन वे से, फोन यूज करना है या न्यूज़पेपर के हेल्प से कम्युनिकेशन करना है। तो जब हम ऐसा कम्युनिकेशन करते हैं तो दैट इज अ मीडिया एनालिसिस होता है, जिसका मतलब जो कि हम चैनल्स का करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं। रेफरेंशियल फ्रेमिंग क्या होता है? रेफरेंशियल फ्रेमिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है द वे वी अंडरस्टैंड समथिंग बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस, ठीक है। मतलब हम किसी के रेफरेंस से हम कोई पॉइंट को समझ रहे हैं, ठीक है, किसी कॉन्टेक्स्ट से हम किसी पॉइंट को या स्टेटमेंट को समझ रहे हैं। जैसे कि अगर हम ये गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्टेटमेंट दिया गया है। टैक्स को देने का हमने एक रीजन ये बताया कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ये टैक्स अमाउंट पब्लिक के वेलफेयर में, सोसाइटी का डेवलपमेंट में, इकोनॉमी का डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ये टैक्स अमाउंट यूज करती है, इसीलिए हमें टैक्स हमेशा रेगुलर टाइम पर पे करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बना रहा है कि अल्टीमेटली टैक्स पे करके हमारा इकोनॉमी ही डेवलप होगा। उसी तरीके से कोई और पर्सन टैक्स पे करने को क्या बोल सकता है कि गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है, इससे गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स का जो मनी है, मतलब हमारे मनी को फालतू का बेफिजूल का खर्चा करती है। देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट तो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स का ही बात कर रहा है, लेकिन दोनों का रेफरेंस अलग अलग है। कैसे हम उस स्टेटमेंट को अपने परसीव कर रहे हैं, कैसे हम उस स्टेटमेंट को रिसीव कर रहे हैं, दैट इज अ रेफरेंशियल फ्रेमिंग, ठीक है। तो रेफरेंशियल फ्रेमिंग मतलब होता है कि हमें जो मैसेज दी गई है उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं रियलिटी से। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जो ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। जैसे कि ये मेरा बॉस हुआ, ठीक है, और ये मैं हूं। तो मेरा बॉस मुझे क्या देगा? ऑर्डर्स देगा, है ना।
तो ऑर्डर्स देने के लिए वो कौन सा कम्युनिकेशन यूज करेगा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, डाउनवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन, अब मान लो ये तो मेरा बॉस था ना और ये मैं थी, ठीक है। अब मान लो ये मेरा बॉस है और ये मैं हूँ, ठीक है। अब मुझे लीव लेना है, तो लीव लेने के लिए मुझे परमिशन लेना होगा, तो जो कि कम्युनिकेशन क्या नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, तो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाएगा। मान लीजिए बॉस ने कुछ नया इनिशिएटिव लिया है, कुछ नया इंफॉर्मेशन शेयर किया है और बोला है कि आप लोग इसका फीडबैक शेयर करिए। तो फीडबैक क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर जाता है उसको हम बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब मेरे मैनेजर है दूसरे, मतलब मान लो मेरा मैनेजर कोई एचआर डिपार्टमेंट का है और एक और मैनेजर है जो सेल्स डिपार्टमेंट का है। तो दोनों मैनेजर मैनेजर ही है, दोनों मैनेजर ही है। तो जब भी सेम लेवल पे बात हो रही होती है, ठीक है, सेम लेवल पे बात हो रही होती है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हम ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर्स के नीड के अकॉर्डिंग करते हैं, मेंबर्स के नीड के अकॉर्डिंग करते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब क्लासरूम कम्युनिकेशन का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, वो देखो। अगर हम क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन फेज होता है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कंक्लूजन एंड उसके बाद फीडबैक एंड फीडबैक के बाद भी क्लैरिफिकेशन। जैसे कि आप क्लास में गए, ठीक है, और आप टीचर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन देने के बाद आपने क्लास में क्या पढ़ाना है आपने उसका डिस्क्रिप्शन दिया, बताया, समझाया, कंक्लूजन शेयर किया। कंक्लूजन शेयर करने के बाद क्लास के एंड में आपने सबसे फीडबैक कलेक्ट किया। फीडबैक कलेक्ट करने के बाद आप उसको चेक कर रहे हो, उसको क्लैरिफाई कर रहे हो, रीचेक कर रहे हो कि कहीं कुछ मिस हुआ है तो मैं उस पर फिर से वर्क कर लूं। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होने के बाद डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन, फीडबैक, देन क्लैरिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है? एग्जाम में आजकल ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत पूछा जा रहा है, मतलब ओल्ड पहले आएगा और रीसेंट लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले क्या आया था? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद फिल्म, फिल्म के बाद रेडियो, रेडियो के बाद टेलीविजन एंड टेलीविजन के बाद इंटरनेट। तो इंटरनेट तो रीसेंट है, ये हम ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है इंटरनेट रीसेंट है। बट न्यूज़पेपर, फिल्म और रेडियो में आप कंफ्यूज हो सकते थे कि सबसे पहले क्या आया था। तो समझ लो कि सबसे पहले आपका न्यूज़पेपर आया था, उसके बाद फिल्म आई थी, ठीक है, एंड उसके बाद आपका रेडियो एंड उसके बाद टेलीविजन आया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा मास लाइन होता है, मास लाइन याद रख लेना। गांधीयन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन मास लाइन होगा। कल्चरल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? कल्चर की बात करें, हम फैमिली से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, रिलीजियन से एंड मास मीडिया। तो आई थिंक ये भी आपका एक सीक्वेंस ही है जहां पर कल्चरल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले हम फैमिली से सीखते हैं, ठीक है। जब बच्चा ग्रो होता है सबसे पहले वो फैमिली को देख करके सीखता है, उसके बाद उसकी दाखिला स्कूल में कराई जाती है तो स्कूल से सीखता है, फिर रिलीजन एंड देन मास मीडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिकेशन से और कुछ पॉइंट्स यहाँ कवर किया गया है, जैसे कि क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो पर्सन का जो कि डिफरेंट एज के हैं, डिफरेंट एथिक्स फॉलो करते हैं, डिफरेंट वर्किंग स्टाइल है। अब जैसे कि मान लीजिए ये कोई 17 साल का लड़का है और वहीं पे ये कोई 50 साल का आदमी, मतलब मैन है। अब दोनों के थिंकिंग स्टाइल, दोनों का रहन सहन, दोनों का एथिक्स, दोनों का मॉरल वैल्यूज में काफी अंतर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस कल्चर, जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है दोनों पर्सन के बीच में। तो ये क्या है? ये एक क्रॉस कल्चर को शो करता है। अब मास कम्युनिकेशन का सीक्वेंस क्या होता है? तो ये आपसे मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछ चुके हैं सीक्वेंस मास कम्युनिकेशन का। सबसे पहले एक्सपोजर आएगा। एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? हम अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दैट इज एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोज कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? वन टू मेनी, वन टू मेनी। तो यहाँ पर हम एक्सपोजर से स्टार्ट करते हैं, हम इंट्रो देते हैं अपने टॉपिक के बारे में, ठीक है। फिर हमने एक्सपोज किया मतलब बताया कि हाँ आज का हेडलाइन है कि 50 लोगों को 50 लाख रुपया दिया गया है, ठीक है। अब इस पर क्या होगा? सभी लोगों का ध्यान जाएगा कि 50 लाख रुपया 50 लोगों को क्यों दिया गया है। तो सभी कोई यहाँ पर अपना अटेंशन देंगे। अटेंशन देने के बाद सभी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक क्रिएट करेंगे कि हाँ 50 लाख रुपया दिया गया है
तो हो सकता है पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई होगी, या बहुत ही गरीब होंगे तब दी गई होगी। तो सभी कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे। उसके बाद इस 50 लाख के इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रिटेन करके रखेंगे एंड उसके बाद अपने एटीट्यूड में उसके अकॉर्डिंग चेंज लाएंगे। अपने माइंड में एकदम ध्यान में रखा कि अरे उसको तो 50 लाख मिला था, है ना? तो उसके बाद वो क्यों मिला था वो उन्होंने ध्यान दिया, ठीक है, ध्यान दिया एंड उस अकॉर्डिंग उन्होंने अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाए सो दैट नेक्स्ट टाइम उनको भी वो 50 लाख रुपीस मिल सके। तो मास कम्युनिकेशन इज वन टू मेनी, जहां हम एक्सपोजर से स्टार्ट करेंगे, फिर अटेंशन आएगा, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू परसेप्शन शेयर करेंगे, फिर रिटेंशन, उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में रिकॉर्ड करके रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग अपने एटीट्यूड में चेंजेस लाएंगे। नेक्स्ट एक और सीक्वेंस है मास कम्युनिकेशन का, जहां पर एक्सपोजर से ही स्टार्ट है लेकिन सेलेक्टिव एक्सपोजर है। मतलब यहाँ पर एक्सपोजर ऑलरेडी आ चुका होगा, ठीक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी एक्सपोज किया जा चुका होगा। अब उस इंफॉर्मेशन से आप खुद सेलेक्ट कर रहे हो कि आपको कौन सा इंफॉर्मेशन रखना है, कौन सा नहीं रखना है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बायसनेस भी होती है, कॉग्निटिव डिसोनेंस कि हमें ये एक्सेप्ट करना है या नहीं, सेलेक्टिव अटेंशन, देन कॉन्ग्रुएंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है? जो हम मैसेज सेंड या रिसीव कर रहे हैं ना, दैट इज रिलेटेड टू पास्ट और प्रेजेंट, ठीक है। इंटरप्रेट टेम्पोरल कंटेंट मतलब कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है टाइम, टाइम जिसके वजह से आपका मैसेज में चेंजेस आता है। जैसे कि आप गुड मॉर्निंग में जीएम लिखोगे, गुड नाइट में जीएन लिखोगे, तो टाइम के अकॉर्डिंग आपका मैसेज चेंज हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग आपका मैसेज चेंज होता है। दिस इज अ टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, जहां पर टाइम की वजह से आपका मैसेज सेंडिंग, रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग में चेंजेस आ रही है, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल क्यूज जो हम देते हैं उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? फीडबैक। आप दो पर्सन मिलकर के एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, दोनों पर्सन के बातचीत करने के बाद जो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा, जो भी आपका स्माइलिंग फेस या सैड फेस या गुस्से वाला फेस या कंफ्यूजन फेस, तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? उसको हम फीडबैक कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? फीडबैक कंसिडर करेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए दो पर्सन के बीच में हमेशा एम्पैथी होना चाहिए, ठीक है। एम्पैथी मतलब आप उसको, उसके बात को समझ रहे हैं, आप बोल रहे हैं यस आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, यस यू आर राइट। तो ये क्या हो रहा है? ये एम्पैथी हो रहा है, ठीक है। मतलब आप उसके साथ उसको एक कनेक्टेड फीलिंग दे रहे हो। तो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी हमेशा एम्पैथी से होता है। When communicated message is based on reference to another, मतलब यहाँ लिखा है कम्युनिकेटेड मैसेज, आपने जो मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है, आपने जो मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है, ठीक है, कम्युनिकेट कर दिया है, वो दूसरे मैसेज से कनेक्टेड है, तो उसको बोलते हैं हम मेटा मैसेज। मेटा मैसेज मतलब क्या होता है? मैसेज ऑन मैसेज, मैसेज के बारे में ही। तो दो लेयर जब ऐड हो जाती है तो उसके साथ एक वर्ड ऐड हो जाता है, दैट इज मेटा, दैट इज अ मेटा मैसेज, ठीक है। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन अक्सर कॉन्टिजियस होता है। कॉन्टिजियस हमने पहले भी पढ़ा है, कॉन्टिजियस का मीनिंग क्या होता है? दैट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कॉन्टिजियस मतलब कंटिन्यूअस। और वहां पर मैंने ये एग्जाम्पल भी ऐड किया था, क्लासरूम कम्युनिकेशन हमेशा कॉन्टिजियस होगा। फिजिकल बैरियर क्या होता है? साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? दोनों के बीच में कंफ्यूजन बहुत होती है। फिजिकल मतलब क्या होता है? जैसे कि फिजिकल मतलब उस टाइम कम्युनिकेशन करने समय कोई ऐसा बैरियर, कोई ऐसा रुकावट जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाया। जैसे कि मान लीजिए दो पर्सन बातचीत कर रहे हैं और बगल से एकदम काफी तेज आवाज में गाना बजाते हुए एक गाड़ी पास हो रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई? यहाँ नॉइज क्रिएट हुआ। नॉइज क्रिएट होने की वजह से कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पाया। तो इस बैरियर को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल बैरियर बोलते हैं। जहां पर इन्वायरमेंट में ऑब्स्टेकल आ रहा है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन करना डिफिकल्ट हो पा रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट वैसा नहीं है, ठीक है। पुअर लाइटनिंग है, डिस्कम्फर्ट जोन है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। तो ये फिजिकल, फिजिकल मतलब हम उस एरिया की बात कर रहे हैं, वो एरिया में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जा रहा है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। वेयर साइकोलॉजिकल की जब भी बात करें तो ये हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होता है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होता है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल देखो, जो हमारे माइंड और मेंटल से कनेक्टेड होता है। फॉर्मल लैंग्वेज, इमोशनल अपील, कल्चरल एटीट्यूड, जैसे कि मान लीजिए आप काफी स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो इससे क्या होगा कि आप फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये क्या हुआ? साइकोलॉजिकल बैरियर हुआ। जो आपका
स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आप क्लास में फोकस नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। तो जब भी हम बात करें फिजिकल बैरियर का, तो फिजिकल बैरियर हमेशा आपका एरिया की वजह से जो बैरियर होता है वो कहलाएगा, और साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करें तो साइकोलॉजिकल बैरियर हमेशा ही आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगा, आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होगा, आपके माइंड से रिलेटेड होगा। ठीक है, when communicators use their positive good image to reduce negative feeling toward a product, this is known as principle of congruity. Congruity मतलब क्या होता है? Quality of agreement. यहाँ पे लिखा है कि when communicator में मान लो हम किसी सेल्स पर्सन को ले लेते हैं, कोई सेल्स पर्सन जो है पॉजिटिव पॉइंट्स को यूज कर रहा है, ठीक है, या फिर गुड पॉइंट को यूज कर रहा है। क्यों यूज कर रहा है? रेड्यूस करने के लिए नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट या ब्रांड, अपना ही किसी प्रोडक्ट का नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव जो उसका इमेज बन चुका है उसको रेड्यूस करने के लिए वो सब कुछ पॉजिटिव यूज कर रहा है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी, जिसको क्वालिटी ऑफ अग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जब एक सेल्स पर्सन अपना ही एक प्रोडक्ट का इमेज क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है और उसका जो बैड इमेज है उसको रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ अग्रीमेंट, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ग्रुइटी। तो आई थिंक यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट तो पेपर 1 में नहीं है, ये पेपर 2 का है, तो अभी से सारा टॉपिक आपका पेपर 2 का ही आएगा। तो अगर पेपर 1 का मैं बता रही हूँ यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली आपका पेपर 2 का यूनिट होगा। ठीक है, पेपर 2 हमारा कॉमर्स है, तो अगर आपका भी पेपर 2 कॉमर्स है तो यहाँ से आप रिवीजन कर सकते हो। ऐसे पॉइंट्स को हम यहाँ कवर करेंगे जो एग्जाम में हमें अक्सर देखने को मिला है। जैसे कि पहले स्टार्ट करते हैं सोगा का ईयर। सोगा क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो आपका 1930 दैट टू 1 जुलाई 1930 का डेट है, जो हमें याद करना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4, ये हम कैसे याद करेंगे? सेल में कितना वर्ड आ रहा है? SALE, 1 2 3 4, तो सेल का क्या हो जाएगा? सेक्शन 4। अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल में कितना वर्ड आ रहा है? 1 2 3 4, लेकिन 4 आ रहा है, लेकिन हम एल को 1 टाइम काउंट करेंगे, तो दिस इज 1 टाइम काउंट करने की वजह से इसका सेक्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम कुछ कुछ दिमाग लगाकर याद कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सब कुछ याद कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें ध्यान से ऐसे याद करना होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है, अग्रीमेंट टू सेल, दिस इज सेक्शन 3, क्योंकि एल को 1 टाइम काउंट किया, और ये वाला सेल में 2 टाइम एल नहीं आ रहा है, तो 4 होगा इसका सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है। सेल का मतलब होता है कि आपने गुड्स सामने वाले पार्टी को दे दिया है। ठीक है, जैसे कि आप शॉपकीपर के पास गए, आपको पेन चाहिए था, आपने पेन लिया, आपने उसको पैसा दे दिया, सेल कंप्लीट हो गया, दोनों पार्टी का अपना अपना जो काम था वो कंप्लीट हो गया, तो ये सेल हो गया। और अग्रीमेंट टू सेल तब होता है जब हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, जैसे कि मैंने 50 चेयर्स मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वो हो गया अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब सेल से एक वर्ड क्रिएट होता है दैट इज जस्ट इन रैम। ठीक है, और अग्रीमेंट टू सेल से पर्सोनेम, जस्ट इन पर्सोनेम। सेल से इसका मतलब क्या होता है? जस्ट इन रेम का मतलब होता है कि आपके पास राइट है अगेंस्ट होल वर्ल्ड। जैसे कि अभी आप अपने घर में बैठे हो, अब आपके घर में कोई भी तो XYZ पर्सन एंटर नहीं कर सकता है, अगर करता है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, करेक्ट है, एक्शन ले सकते हो। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास जस्ट इन रेम का राइट हो, जस्ट इन रेम का राइट हो। ठीक है, जस्ट इन रेम का मतलब होता है कि आपके पास जो राइट है वो पूरी दुनिया मतलब पूरे वर्ल्ड के खिलाफ है, पूरे वर्ल्ड के खिलाफ आप एक्शन ले सकते हो अगर उसके अगेंस्ट कुछ हुआ तो। ठीक है, ठीक है, ये हो जाता है आपका जस्ट इन रेम का मतलब। जैसे कि इफ यू हैव ओनरशिप ऑफ योर हाउस, तो जस्ट इन रेम, बिकॉज कोई दूसरा उसमें एंटर नहीं कर सकता है आपके परमिशन के बगैर, और अगर कोई करता है तो आप उस पर एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट हो जाता है जस्ट इन पर्सोनेम। पर्सोनेम वर्ड से याद रखना है आपको, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप एक्शन यहाँ लोगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने अपना रूम रेंट पे दिया, ठीक है, अब आपको
हमेशा हर मंथ रेंट मिलना चाहिए। अगर मान लो वो पर्सन रेंट नहीं दे रहा है तो क्या आप उस पर्सन के खिलाफ एक्शन ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। तो ये राइट आपको देता है जस्ट इन पर्सोनम, जहां पर आपके पास एक स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल के खिलाफ आपके पास राइट होती है। इफ समवन ओज यू मनी, अगर किसी से आपको पैसा लेने को है तो आपके पास पूरा राइट है उससे मनी क्लेम करने का, उस इंडिविजुअल के खिलाफ एक्शन लेने का। तो पर्सोनम में आपका पर्सनल ऑब्लिगेशंस आ जाता है, जैसे कि टेकिंग रेंट फ्रॉम रेंटर्स। तो रेम में हम पूरा दुनिया का बात करते हैं एंड पर्सोनम में हम पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं जिससे हमें कुछ लेने का है या देने का है। ठीक है। अब एक टर्म है बेलमेंट। बेलमेंट क्या है? बेलमेंट एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है बेलर और बेली के बीच में। बेलर मतलब क्या होता है? ओनर। यहाँ पे भी आर है और यहाँ पर भी आर है, तो इससे हम समझ लेंगे बेलर ओनर। और बेली मतलब बचा एक सेकेंड पर्सन जो गुड्स को रिसीव करता है, गुड्स को लेकर के रखता है आपके बिहाफ में। ठीक है। तो बेलर हमेशा अपना गुड्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है। और उसके पास पूरा राइट होता है कि जब वो जिस भी मोटिव से गुड्स को ट्रांसफर किया था वो कंप्लीट हो जाए तो उसका पूरा राइट बनता है कि वो उस गुड्स को वापस लेगा। इस दौरान जो बेली होता है जिसने गुड्स को रखा है कुछ ड्यूरेशन के लिए, बेलर के परमिशन पर, बेलर के अप्रूवल पर वो पर्सन ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस गुड्स के लिए। मतलब मान लो कोई हॉलिडे पे जा रहा है, छुट्टी पे जा रहा है। ठीक है। अब आप क्या करते हो ना, आपने अपने घर में ना काफी अच्छे अच्छे प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं। तो आप जब वेकेशन पे जा रहे हो तो आप सारा गमला वगैरह तो लेके नहीं जा सकते हो, राइट है। तो अब आप क्या करोगे कि गमला वगैरह तो लेके नहीं जा सकते हो, तो आप क्या करोगे कि आपका कोई ट्रस्ट वर्दी नेबर है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, उसको आपने ये ड्यूटी दिया कि आप अंकल जी आप ये की मेरे घर के रखो, रोज सुबह शाम मेरे ये पौधे को पानी वगैरह दे देना। तो यहाँ पर बेलमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, जहां पर आपके पीछे में वो पर्टिकुलर जो पर्सन है अंकल, वो ही उस पेड़ पौधे का प्रॉपर से ख्याल रखेंगे, सब कुछ टेक केयर करेंगे उसका, और जब आप वेकेशन से वापस आ जाओगे तो आपको वो चीज वैसा ही मिलना चाहिए। तो ये बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है जहां पर एक लीगल रिलेशनशिप बन जाता है। मान लो आप वेकेशन पे जा रहे हो और आपके पास काफी अच्छे अच्छे ज्वेलरी है जो आप लेकर के हमेशा नहीं ट्रैवल कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, इस ज्वेलरी को एक ट्रस्टेबल पर्सन के पास दे दोगे फॉर द टाइम ड्यूरेशन, और जब आप वापस आओगे तो आपको वो चीज एज इट इज जितने दिए थे, जितना क्वांटिटी था, जिस क्वालिटी का था, सेम टू सेम आपको वापस रिसीव होना चाहिए। ये बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कि एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। उसी तरीके से एक ग्रैटिट्यूस होता है, एक नॉन ग्रैटिट्यूस होता है। ग्रैटिट्यूस से हमेशा याद रखना है आपको, जी फॉर ग्रैटिट्यूस, जी फॉर गिफ्ट। क्या हमें गिफ्ट के लिए कभी पे करना होता है? नहीं। उसी तरीके से ग्रैटिट्यूस में हमें कोई पेमेंट नहीं करना होता है। ठीक है। कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई पेमेंट नहीं होता है। क्या बेलमेंट में कोई पेमेंट होता है? नहीं। ग्रैटिट्यूस और नॉन ग्रैटिट्यूस का भी यही डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर हम जो कुछ भी ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें कोई पेमेंट फीस वगैरह नहीं चार्ज किया जाएगा। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को नोटबुक दे रहे हो, ठीक है, उसको नोट्स वगैरह बनाने के लिए, क्या आप उसको बोलोगे तुमने मेरा नोटबुक 5 दिन के लिए रखा था, 5 दिन का चार्जेस पे करो? नहीं। तो ये ग्रैटिट्यूस बेलमेंट हुआ। ग्रैटिट्यूस बेलमेंट हुआ। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, बेलमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज ग्रैटिट्यूस एंड वन इज नॉन ग्रैटिट्यूस। ठीक है। बेलमेंट इज ऑफ टू टाइप, वन इज ग्रैटिट्यूस एंड वन इज नॉन ग्रैटिट्यूस। तो ग्रैटिट्यूस में वैसा बेलमेंट आएगा जहां पर हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, जैसे कि मैंने अपना बाईसाइकिल अपने फ्रेंड को जस्ट एक राइड के लिए दिया, बाइक दिया, ज्वेलरी दी, तो ये ग्रैटिट्यूस बेलमेंट में फॉल होगा जहां पर कोई पेमेंट नहीं आ रहा है। और नॉन ग्रैटिट्यूस बेलमेंट में ऐसा बेलमेंट आएगा जहां पर हम पेमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अपने कार को मैकेनिक को दिया रिपेयर करने के लिए, तो उसने जो कुछ भी रिपेयर किया है उसका तो वो चार्जेस लेगा, दैट इज अ नॉन ग्रैटिट्यूस बेलमेंट। तो ग्रैटिट्यूस बेलमेंट एंड नॉन ग्रैटिट्यूस बेलमेंट होता है, जिसमें ग्रैटिट्यूस बेलमेंट की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर आप क्या करोगे, एक पेमेंट का कोई बातचीत नहीं होगा, और नॉन ग्रैटिट्यूस में हमेशा ही एक पेमेंट का बात होगा।
आप उसको कुछ ना कुछ पे करोगे, ठीक है। तो ग्रेटिट्यूडस इज फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉन ग्रेटिट्यूडस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। जैसे कि मैंने अपने कार को रिपेयर करने के लिए सर्विसमैन को दिया, तो सर्विसमैन का ड्यूटी बनता है कि मेरे कार को एज इट इज मुझे वापस भी करेगा और जो उसने एक्स्ट्रा वगैरह कुछ लगाया है उसका चार्जेस भी वो लेगा। अब गुड्स का ये क्वेश्चन बहुत ही आता है गुड्स पे। गुड्स का सेक्शन है सेक्शन 2(7), सेक्शन 2(7). तो हर एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जिसको हम मूव कर सकते हैं, मनी को छोड़ करके एंड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके, वो गुड्स में कंसिडर किया जाएगा। मतलब ये है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो मूव हो सकता है, ठीक है, मनी को छोड़ करके एंड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके, एक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके, ठीक है, एक्शनेबल क्लेम को छोड़ करके, तो सिर्फ मूव होने वाला जो कुछ भी प्रॉपर्टी होगा उसको हम गुड्स कंसिडर करेंगे। जैसे कि टैंजिबल गुड्स में हो जाता है आपका बुक, आपका लैपटॉप, आपका कार, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है, ना ही इसमें मनी है ना ही ये एक्शनेबल क्लेम है, तो ये टैंजिबल गुड्स में आएगा। जब हम इनटैंजिबल गुड्स की बात करेंगे तो ये आपका हो जाता है स्टॉक, बॉन्ड्स, शेयर्स, आईपीस, पेटेंट्स, ठीक है। तो और फ्यूचर गुड्स का मतलब हो जाता है जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है बट सून कमिंग है। जैसे कि मैंने चेयर बनाने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने एग्रीकल्चर के लिए कुछ फार्मर्स रखे हैं, एग्रीकल्चर किसान, कुछ किसान को रखा है मैंने, और मैंने बोला कि आपको यहाँ पर काम करना है, उसके लिए आपको पेमेंट दी जाएगी। तो दिस इज अ फ्यूचर गुड्स, जो फ्यूचर में मुझे वो क्रॉप ला करके देंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो क्रॉप वो ला करके देंगे दैट इज योर गुड्स में ही वो कंसिडर होगा, वो फ्यूचर में मुझे मिलने वाला है। अब ध्यान से सुनना क्या क्या गुड्स के अंदर नहीं आएगा। तो ये सब क्या गुड्स में कंसिडर होगा? यस, ये सब गुड्स में कंसिडर होगा। क्या नहीं होगा? लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होगा, ठीक है। कॉइन, कॉइन भी नहीं होगा, बैंक नोट भी नहीं होगा, याद रखना, बैंक नोट्स भी नहीं होगा, ठीक है। मैं बिल्डिंग को थोड़ा ठीक से लिख दे रही हूँ। ये सब आपका गुड्स में कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, याद रखना है। दिस ऑल आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग, कॉइन, बैंक नोट, ठीक है, मनी हो गया, एक्शनेबल क्लेम हो गया, एक्शनेबल क्लेम हो गया, ये सब आपका गुड्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पेज था आपका लीगल का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, गुड्स तीन तरीके का होता है। गुड्स तीन तरीके का होता है, एक होता है एग्जिस्टिंग गुड, एक होता है फ्यूचर गुड्स और एक होता है कंटिंजेंट गुड। एग्जिस्टिंग गुड का मतलब क्या होता है? जो गुड अभी हमारे पास है, जो गुड्स अभी हमारे पास है, करंटली हमारे पास है। जैसे कि हम कार लेने को गए, कार के शोरूम में गए, तो वहां पर क्या कार होगा? बिल्कुल होगा, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स में कंसिडर होगा। हम कोई पेंटिंग खरीदने गए और पेंटिंग देख रहे हैं कि शोरूम में रखा हुआ है, वहां पर एग्जीबिशन में लगा हुआ है, तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स में कंसिडर किया जाएगा। मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स में हर एक वो गुड्स आ जाएगा जो करेंटली आप फिजिकली देख सकते हो, ठीक है। बायर एंड सेलर आइडेंटिफाई कर सकता है। जैसे कि आप ग्रोसरी लेने गए, ग्रोसरी लेने टाइम आपने कुछ पैकेट देखा, तो वो करेंटली अभी आप देख सकते हो, वो करेंटली वहां पे अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो दैट इज अ एग्जिस्टिंग गुड। फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है? जो गुड्स अभी नहीं है आपके पास लेकिन फ्यूचर में आएगा। जैसे कि आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया चेयर बनाने के लिए, कारपेंटर को, ठीक है। क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट दिया फार्मर्स को, ठीक है। फ्यूचर में ये गुड्स आएंगे, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, अभी एग्जिस्टिंग फेज में नहीं है, बट फ्यूचर में ये आएगा आपके पास, तो ये हो जाता है फ्यूचर गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है गुड्स का होने का, नहीं होने का, फ्यूचर के इवेंट या सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि ए और बी का बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कार का, लेकिन ये कार का सेलिंग तभी होगा जब सी अपना कार बेचेगा। मतलब ए विल सेल कार टू बी व्हेन बी विल अप्रूव, मींस व्हेन बी विल गिव इट टू सी। मतलब यहाँ पर ये है कि ए बी को कार तभी सेल करेगा जब सी ए को कार देगा, मतलब देगा तब ना, नहीं दिया तो नहीं होगा। तो कंटिंजेंट गुड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर नहीं होने या होने का चांसेस होता है, ठीक है।
अब बाकी कोई गुड्स का तो आगे क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग गुड्स का आगे 3 क्लासिफिकेशन है। एक हो जाता है स्पेसिफिक गुड, एक हो जाता है असर्टेन गुड, एक हो जाता है अनअसर्टेन गुड। स्पेसिफिक गुड की बात करें तो पर्टिकुलर हम उस गुड्स की बात करें, जैसे कि मान लो आप टाइटन के शोरूम में गए और आप वहां पर वॉच को पॉइंट आउट करके दिखा रहे हो, वो स्पेसिफिक वॉच के बारे में बात कर रहे हो, तो वो स्पेसिफिक गुड हुआ। अब आपको शूज लेना है और आप खादिम्स में गए, तो दिस इज आप पर्टिकुलरली वहां पर पॉइंट आउट करके शो कर रहे हो, राइट? तो ये एक स्पेसिफिक गुड्स में कंसिडर किया जाएगा। आप कार के शोरूम में गए और पर्टिकुलर किसी कलर का कार की बात कर रहे हो आप, तो ये स्पेसिफिक गुड्स में कंसिडर किया जाएगा। तो स्पेसिफिक गुड्स का मतलब वो गुड्स हो जाएगा जो पर्टिकुलरली उस टाइम पर अवेलेबल है, पर्टिकुलर मॉडल या पर्टिकुलर कलर या फिर पर्टिकुलर ब्रांड का, तो वो एक स्पेसिफिक, जैसे कि आपको वॉच में सिर्फ टाइटन ही चाहिए, तो आपने पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे स्पेसिफिकली टाइटन का ही वॉच चाहिए। मुझे कार में भी पर्टिकुलरली टाटा का ही कार चाहिए, तो आप वहां पर बता दे रहे हो, पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर दे रहे हो कि मुझे कोई और कार नहीं चलेगा, मुझे वही कार चलेगा। वॉच में मुझे मुझे और कोई नहीं चलेगा, जैसे कि और भी होता है ना, तो वो सब नहीं चलेगा, सोनाटा वगैरह, ठीक है, बोट वगैरह नहीं चलेगा, मुझे टाइटन ही चलेगा। दैट इज अ स्पेसिफिक आपका प्रोडक्ट, ठीक है। असर्टेन गुड्स मतलब होता है जहां पर हम गुड्स को आइडेंटिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम अ बल्क। जैसे कि आपको राइस लेना है, तो 100 बैग ऑफ राइस में से आप कोई भी 10 बैग ले रहे हो, तो वेयर हाउस से आप ऐसा कर सकते हो। तो ये असर्टेन गुड हुआ। असर्टेन गुड्स मतलब वो गुड्स हो जाते हैं, जैसे कि आप ग्रोसरी आइटम लेने गए और ग्रोसरी स्टोर में आप बोल रहे हो कि मुझे राइस लेना है, शॉपकीपर ने आपको 100 बोरी दिखा दिया, आपने बोला ठीक है, कोई सा भी 10 दे दो, कोई सा भी दे दो 10, लेकिन यहाँ वॉच में कोई भी आपको नहीं लेना था, इसमें वॉच में टाइटन ही लेना था। तो असर्टेन में आप कोई सा भी ले लेते हो, उसमें कोई आपका सिलेक्शन नहीं रहता है। अनअसर्टेन मतलब क्या होता है? नॉट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने जब सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया, उस समय वो गुड्स वहां अवेलेबल नहीं था। आपको सेलर ने बताया कि यहाँ पर राइस मिल जाएगा और आपको 100 बैग चाहिए था, लेकिन सेलर के पास उस समय 100 बैग नहीं था, तो उस समय आपने वो सेल मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया। आप बेसिकली वो 100 राइस बैग बाद में रिसीव करने वाले हो, जब सेलर उसका जुगाड़ करके आपको दे देगा। दैट इज अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स मतलब वो गुड्स हो जाते हैं विच आर नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ गुड्स होगा जो आपका किस में जाएगा? एग्जिस्टिंग गुड्स में जाएगा, स्पेसिफिक, असर्टेन एंड अनअसर्टेन। नेक्स्ट टर्म है आपका कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। जब भी बात करें हम कंडीशन का, तो कंडीशन मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन। जैसे कि मान लो मुझे कोई ड्रेस लेना है, तो ड्रेस लेना है, तो अभी समर का टाइम है, तो मैंने क्या कंडीशन रखा है कि ड्रेस प्योर कॉटन का होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, ज्यादा डिजाइन नहीं होना चाहिए, फ्री ड्रेस होना चाहिए। तो ये सब मेरा कंडीशन हुआ। अगर ये सारा कंडीशन ब्रीच होता है, ब्रेक होता है, तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकती हूँ। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने चेयर खरीदना था, तो चेयर खरीदने के लिए आपने कुछ कंडीशंस रखा, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही सेलर को क्लियर कर दिया कि आप जो मुझे 50 चेयर्स दोगे, सबसे पहले वो पूरा परफेक्ट शीशम होता है ना, एक लकड़ी का ही ये है, टाइप है, तो आपने सेलर को क्लियर कर दिया कि वो शीशम का ही होना चाहिए, वो इस कलर का ही होना चाहिए। अब सेलर अगर ऐसा कुछ फॉलो नहीं करके के आता है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक भी हो सकता है। तो कंडीशन इज समथिंग जो कि आप टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हो सेल का प्रोडक्ट के लिए। एंड वारंटी की बात करें, तो वारंटी जो होता है ये माइनर टर्म होता है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर वारंटी ब्रीच हुआ, तो ब्रीच हुआ, ठीक है, तो टर्मिनेशन नहीं होता है कॉन्ट्रैक्ट का, आप कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हो। आप कोई चीज खरीदो, वहां पे लिखा रहता है ना 1 ईयर वारंटी। मतलब उसका क्या है कि अगर ये ठीक से काम नहीं करता है, अगर ये ठीक से वर्क नहीं करता है, तो हम आपको इसको ठीक करके देंगे। दैट मीन्स हम उसका क्या, इसका ये क्या बोलते हैं, ठीक करने का बात करें। जैसे कि आप हेडफोन परचेज करो, हेडफोन, ठीक है, तो हेडफोन में ना लिखा रहता है कि 1 ईयर वारंटी, 1 ईयर वारंटी। अब मान लो हेडफोन से साउंड नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है, तो बेसिकली आपका ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, तो क्या आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर दोगे, मतलब उसको प्रोडक्ट वापस कर दोगे, वो आपको मनी दे देगा? नहीं, आपके प्रोडक्ट पर 1 साल का वारंटी है, आपको वो प्रोडक्ट रिपेयर करके देगा।
रिपेयर करके देगा, ठीक है, रिपेयर करके देगा, फिर आपको रेडी टू यूज करके देगा। आप उसको वारंटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो कंडीशन से आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकता है अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं किया गया, अगर टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया गया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो सकता है, लेकिन वारंटी से आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं होता है। उसी तरीके से दो वर्ड और है, दैट इज वारंटी एंड गारंटी। वारंटी में क्या होता है, हम कुछ चीज को रिपेयर करके देते हैं, ठीक है, और गारंटी में क्या होता है, हम फुल रिफंड करके देते हैं, रिटर्न करके देते हैं, ठीक है। वारंटी में हम क्लेम कर सकते हैं कोई भी, मान लो प्रोडक्ट अगर डिस्टरबेंस दे रहा है, डैमेज है, तो ये सब में हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट और रिपेयर करा सकते हैं, ठीक है। 1 साल का वारंटी जैसे कि आपको मोबाइल पे दी जाती है। लेकिन गारंटी में क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का सेलिंग नहीं हुआ है तो रिटर्न एंड फुल रिफंड का राइट बनता है बायर का। तो गारंटी में आपको फुल रिफंड हो जाता है, रिपेयर का कोई चांसेस नहीं है, लेकिन वारंटी में देयर इज अ चांसेस ऑफ रिपेयर, रिपेयर का यहाँ पे चांसेस होता है और रिपेयर करके आपको प्रोडक्ट रेडी टू यूज करके दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डैमेजेस से। डैमेजेस से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला होगा। डैमेजेस का मतलब क्या होता है, जो डैमेज हम प्रोडक्ट पे देखते हैं। तो डैमेज का यहाँ पर टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स है। जैसे कि पहला हो जाता है ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज मतलब जो नॉर्मल डैमेज होता है, एक्चुअल, जो पार्टी को बेयर करना पड़ता है। कॉम्पेंसेटरी डैमेज मतलब होता है डायरेक्ट लॉस या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट। स्पेशल डैमेज को हम विंडिक्टिव नहीं, स्पेशल डैमेज है जो इनडायरेक्टली जो लॉस होता है। एग्जेम्पलरी को प्यूनिटिव एंड विंडिक्टिव बोलते हैं, जिसके लिए हम पनिशमेंट देते हैं उस डैमेज के लिए, ठीक है, क्योंकि वो काफी काफी बहुत बड़ा डैमेज होता है। नॉमिनल डैमेज मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ डैमेज, जो कि कॉम्पेंसेशन दे करके हम लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक होता है एक्सप्रेस कंडीशन, एक होता है इम्प्लाइड कंडीशन। जब हम बात कर रहे होते हैं एक्सप्रेस कंडीशन का, मतलब यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, हम सामने वाले पार्टी को डायरेक्टली हर एक टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्रेस करके बताएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मुझे ड्रेस लेने को था, तो मुझे ड्रेस में क्या क्या कंडीशन चाहिए, वो कॉटन का होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए, ज्यादा डिजाइन नहीं होना चाहिए, फ्री साइज होना चाहिए। तो ये सब मैंने एक्सप्रेस कर करके बताया आपको। डायरेक्टली मैंने बताया कि मुझे ड्रेस में क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में आएगा। इम्प्लाइड कंडीशन में क्या होगा कि हम अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि मान लो आप शॉपकीपर के पास गए और आपने एक पेन परचेज किया। अब आप ये तो नहीं बोलोगे ना उसको कि जो मैं पेन परचेज कर रही हूँ वो लिखने वाला कंडीशन में होना चाहिए, वो चलना चाहिए। ये तो ऑब्वियस है कि अगर आप पेन परचेज करोगे तो वो लिखने वाला ही आपको देगा। तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इम्प्लाइड कंडीशन, जहां पर हम क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि देखो भैया हम पेन ले रहे हैं और पेन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, नॉट वर्किंग कंडीशन में नहीं, ठीक है। हम मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो मोबाइल का स्क्रीन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्प्लाइड हो जाता है, जहां हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हो जाता है केवियट एम्प्टर। केवियट एम्प्टर का मतलब क्या होता है, लेट द बायर बीवेयर। लेट द बायर बीवेयर मतलब बायर को सारी जानकारी होनी चाहिए एक प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। केवियट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर मतलब बायर के पास पूरा नॉलेज, पूरा प्रॉपर जानकारी होना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर का बनता है कि परचेज करने से पहले वो हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस को, एक्सपायरी डेट को, प्राइस को, कॉस्टिंग को वो चेक करे, तब ये केवियट एम्प्टर अप्लाई होता है। रिवर्स ऑक्शन क्या होता है, रिवर्स ऑक्शन का मतलब हुआ यहाँ पर सेलर जो है वो एक मिनिमम अमाउंट सेट करेगा अपना प्रोडक्ट के लिए। अगर उस अमाउंट तक उसको कोई बिडर मिल गया तो सेल हो जाएगा, लेकिन अगर उस अमाउंट तक उसको कोई बिडर नहीं मिला तो सेल नहीं होगा। मतलब मान लो मेरा कोई पेंटिंग है, मैंने उसका प्राइस रखा है 1 लाख रुपया और मुझे 1 लाख तक कोई बिडर नहीं मिलता है ऑक्शन में, मतलब इसका सेलिंग नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सेलर मुझे 1 लाख मतलब कोई अगर परचेजर मुझे 1 लाख देने को रेडी है, तब मुझे इसका सेल करना पड़ेगा। तो रिवर्स ऑक्शन में हम पहले से ही एक मिनिमम अमाउंट सेट करके रख लेते हैं कि इतना तो मुझे मिलना चाहिए, अगर इतना मिलेगा तभी ये पेंटिंग की बिक्री होगी, अगर इतना नहीं मिलेगा तो ये पेंटिंग की बिक्री नहीं होगी। नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर।
इसका ईयर याद करना बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपका सीक्वेंस पूछा जाता है इसमें। तो हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते हैं ना, तो इसका स्टार्टिंग प्रपोजल या ऑफर से होता है। किससे होता है? प्रपोजल या ऑफर से उसका स्टार्टिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी से कॉन्ट्रैक्ट करने को है, तो आप पहले अपना ऑफर उसको प्रेजेंट करेंगे, अपना प्रपोजल उसको देंगे कि हाँ ये है मेरे पास, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये ड्यूरेशन है, इतना में हो जाना चाहिए। तो प्रपोजल एंड ऑफर सबसे पहले जाएगा। उसके बाद सामने वाले पार्टी पर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। मतलब सबसे पहले प्रपोजल या ऑफर आएगा, उसके बाद उसका एक्सेप्टेंस आएगा। एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट होने के बाद आपका एक्सेप्टेड प्रपोजल अग्रीमेंट बनता है। ठीक है। अब वो अग्रीमेंट अगर इनफोर्सिबल बाय लॉ है, एज पर लॉ करेक्ट है, जो कि सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, तो लीगली इनफोर्सिबिलिटी होने पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मतलब अगर वो लीगली इनफोर्सिबिलिटी नहीं है, मतलब एज पर लॉ सही नहीं है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा? नहीं, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। मतलब अग्रीमेंट जो है वो एज पर लॉ सही भी हो सकता है, एज पर लॉ गलत भी हो सकता है। मतलब वो लॉ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं भी हो सकता। जैसे कि ड्रग्स का जो काम करते हैं, ड्रग्स वो जो इलीगल एक्टिविटी करते हैं, वो दो पर्सन के बीच में एग्रीमेंट तो होता है, बट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट वो सही नहीं होता है, क्योंकि वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, वो सिर्फ अग्रीमेंट तक ही रह जाता है। तो अग्रीमेंट में वो सारा आ जाएगा जिसमें हम प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, प्रपोजल या ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। एंड जब वो एक्सेप्टेड प्रपोजल या ऑफर एज पर द लॉ करेक्ट होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक्सेप्टेड प्रपोजल या अग्रीमेंट एज पर लॉ सही होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अग्रीमेंट का मेन पॉइंट ये होता है कि एनी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो लीगल या इलीगल भी हो सकता है, जिसकी वजह से अग्रीमेंट जो है ये एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है, और अग्रीमेंट कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाता है। ठीक है, तो अग्रीमेंट कैन बी लीगल एज वेल एज इलीगल ऑल्सो। तो अग्रीमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, क्योंकि इसमें लीगल और इलीगल एक्टिविटी दोनों आ जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जो एज पर लॉ, एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सही होता है, जो कि इनफोर्सिबल होता है एज पर लॉ। ये नैरो एंड स्पेसिफिक अग्रीमेंट होता है। सारे ही कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट क्या बन सकते हैं? ऑल कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, ध्यान से देखना, कि जितने भी अग्रीमेंट है वो आपका लीगल प्लस इलीगल दोनों हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट जब तक लीगल है तब तक, सॉरी, अग्रीमेंट जब तक लीगल है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर वो इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्या वो अग्रीमेंट है? यस, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट है। बट क्या जितने भी अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, जितने भी अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अग्रीमेंट आपका लीगल और इलीगल दोनों हो सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हो सकता है, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है सब अग्रीमेंट हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वही बन सकता है, वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो एज पर लॉ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सही होगा। ठीक है, तो ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर मैं समझा दे रही हूँ, ये वाला पॉइंट जरूर से समझ लो, क्योंकि ये वाला आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट? तो यस, दिस इज ट्रू, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट हो सकता है। बट क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं? क्या ऑल अग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। जितना भी अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि अग्रीमेंट जो है ये आपका लीगल भी हो सकता है एंड इलीगल भी हो सकता है। तो जो सिर्फ लीगल होगा वही हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, वही हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देख रहे हैं आपका वैलिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैलिडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन के बेसिस पे होता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई.कॉम कॉन्ट्रैक्ट
और परफॉर्मेंस के बेसिस पे होता है एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, दोनों पार्टी की तरफ से सारे जो एक्टिविटीज से कंप्लीट हो चुके हैं, तो मतलब इसके आगे इसका कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया है। लेकिन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी एक पार्टी की तरफ से पेंडिंग है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूटरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक यूनिलेटरल और एक बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब हो जाता है जहां पर टास्क वन पार्टी की तरफ से पेंडिंग होती है, और बायलेटरल का मतलब हो जाता है जहां पर दोनों पर्सन की तरफ से पार्टी का टास्क पेंडिंग है। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जहां पर अभी हम एक एक करके सबको देखेंगे। जब बात आती है आपकी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की, यहाँ पे वॉइड लिखा है, ठीक है, तो वॉइड हमेशा ही एज पर लॉ सही होगा। ठीक है, एज पर लॉ सही होगा वॉइड। ठीक है, और वॉइड, सॉरी ये वैलिड होगा, एक मिनट, हाँ ये वैलिड है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो एज पर लॉ हमेशा सही होता है। ठीक है, दैट इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग वो हमेशा सही होगा। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो इलीगल होता है, कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पार्टी उसके लिए कभी कोर्ट में नहीं जा सकती है। वैलिड था बिगिनिंग में बट लेटर वॉइड हो सकता है। मतलब देखो, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में वो वैलिड था, ठीक है, बट बाद में वो क्या वॉइड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जैसे मान लो एक सिंगर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया गाना गाने के लिए कॉन्सर्ट में, अब डेट था मान लो 10 तारीख का, अब 9 तारीख को ही उसका गला खराब हो जाता है, तो क्या वो 10 तारीख को गाना गा पाएगा? नहीं। तो इसके लिए क्या हम कोर्ट में जा सकते? नहीं जा सकते, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन गया। वैलिड स्टार्टिंग से था बट लेटर ऑन वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो दिस इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, वॉइड बन जाता है ड्यू टू सम चेंजेस इन लॉ एज वेल। तो वैलिड हमेशा ही इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा, बट वॉइड कभी एग्जिस्ट मतलब इलीगल भी आ सकता है, इसमें पार्टीज कोर्ट में नहीं जा सकता है इसके लिए। ये वैलिड हो सकता है बिगिनिंग में बट लेटर ऑन वॉइड बन गया, कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती है इसमें, और ना ही ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है। दिस बिकम्स वॉइड ड्यू टू चेंज इन लॉ। अगर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है जो कि सेक्शन 2I की बातें करता है, सेक्शन 2I की बातें करता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि वन पार्टी चूजेस टू कैंसिल और टेक एक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द अनफेयर सर्कमस्टांसेस, मतलब राइट टू रिसिंड। मतलब यहाँ पर ये है कि देखो, जैसे ये एक पर्सन है और ये एक दूसरा पर्सन है, ये मान लो एक ओल्ड पर्सन है और ये मतलब 24 से 25 ईयर्स तक का पर्सन है। ठीक है, अब इसने क्या किया, डरा धमका के ये ओल्ड पर्सन का सारा प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा लिया, इनको गन पॉइंट पे रखकर इनसे अपने प्रॉपर्टीज पर साइन करा लिया कि हाँ हम अपना प्रॉपर्टी तुमको दे रहे हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, क्योंकि अगर ओल्ड पर्सन चाहे तो इस पर एक्शन ले सकते हैं, अगर ओल्ड पर्सन चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, वो इस अनफेयर टास्क को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनसे जोर जबरदस्ती दबाव में ये साइन लिया गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो दैट मीन्स वो फुल्ली एज पर लॉ करेक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि कोई भी एक पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है जब वो चाहे तब, अगर वो एक्शन लेना चाहे तो वो ले सकता है। अब नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट? अगर हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड ही होता है, हमेशा शुरू से ही वॉइड होता है एंड अनलॉफुल, लॉ के अकॉर्डिंग भी वो रॉन्ग होता है। जैसे कि स्मगल करने का बिजनेस, थेफ्ट चोरी का बिजनेस, जो कि शुरू से ही अनलॉफुल है, इमोरल है, ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो इसका कोई लीगल सोल्यूशन नहीं होता है। ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है, स्टार्टिंग से ही रॉन्ग है, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही वॉइड एब इनिशियो होगा। लेकिन अगर हम अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है
ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट हम इसको कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी के पेपर पे जो साइन लिया था, ठीक है, वो उनके रजामंदी से ही ली थी, बट ये साइन कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से क्लियर नहीं है। तो साइन अगर पेपर पे क्लियर नहीं है तो क्या कोर्ट उस पेपर का वैल्यू देगी? कोर्ट क्या उस पेपर का मान्यता देगा? नहीं देगा। ठीक है, तो ये ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट या ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ऐसा कुछ हो गया जिसपे आपका पेपर कंप्लीट नहीं है, या स्टैंप सही से नहीं है, या साइन सही से नहीं है। जैसे कि चेक की बात करें, चेक में अगर साइन गड़बड़ रहता है, साइन अगर पूरा तरीके से सेम टू सेम एज इट इज नहीं रहता है, तो चेक का अमाउंट आपको नहीं दिया जाता है। तो ये एक अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके लिए आप क्या एक्शन भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो चेक वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल था यहाँ पे, जो आपने सही में देखा भी होगा कि चेक में थोड़ा भी सिग्नेचर में मिस्टेक हुआ, डेट में मिस्टेक हुआ, तो वो क्या करते हैं, आपको बैंक पर्सन अमाउंट रीइंबर्स करके नहीं देते, अमाउंट आपको निकाल करके नहीं देते हैं। तो ये अनइनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके लिए हम वो मैनेजर को बैंक मतलब कोर्ट में भी लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन की वजह से हो जाता है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो हम उसे करेक्ट जरूर कर सकते हैं। हम वो चेक को लेकर के सही पर्सन के पास जाकर के उनको बोल सकते हैं कि आपका साइन में यहाँ मिस्टेक है, इसको सही कर दीजिए, डेट में चेंजेस है, इसको सही कर दीजिए। वो कर देगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया है, एक्सप्रेस में हम हर एक चीज क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे, कोई अजम्पशंस, कोई गेसिंग यहाँ पर नहीं चलेगा। लेकिन इम्प्लाइड में हम बोलते नहीं है, हमारा वो समझ में आता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप करोगे। जैसे कि आप रेस्टोरेंट जाते हो, आप फूड ऑर्डर करते हो, तो फूड मतलब रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है या ओनर है, उसको तो यही लगेगा ना कि अगर आपने फूड ऑर्डर किया है तो एट द एंड आप इस फूड के लिए पेमेंट तो करोगे ही। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जहां पर हम ये खुद से समझ सकते हैं कि आपने अगर कोई एक्टिविटी या कोई सर्विसेज लिया है हमसे, तो ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, उसके लिए पेमेंट करोगे ही करोगे। ठीक है, दिस इज अ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्प्लाइड बाय लॉ और इम्प्लाइड बाय फैक्ट क्या होता है। जब कभी भी स्टेटमेंट में टर्म यूज किया जाए इम्प्लाइड बाय लॉ, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो। दैट मीन्स एज पर लॉ ऐसा होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपने किसी का कोई गुड्स रिसीव किया है बाय मिस्टेक, मार्केट जाते हैं ना, कभी किसी का पर्स छूट गया, कभी किसी का कोई बैग छूट गया, तो एज पर लॉ क्या होना चाहिए कि आपको उसको लेकर के पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, या फिर आपको वेट करना चाहिए कि वो पर्सन वहां आएगा, आपसे वो लेगा। दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, वो एज पर लॉ ऐसा होता ही है। और इम्प्लाइड बाय फैक्ट मतलब पार्टी के एक्शन एंड फैक्ट सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसमें हम कोई वर्ड का यूज नहीं करते हैं, ना ही कोई वर्बल कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ साइलेंस होती है। जैसे कि आप एटीएम में गए पैसा विड्रॉ करने के लिए, और एटीएम में पैसा विड्रॉ करने गए, आपने एटीएम इंसर्ट किया, पिन डाला, ऑटोमेटिकली आपका कैश निकल करके बाहर आएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, जहां पर हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हम वहां गए हैं, एटीएम कार्ड इंसर्ट किए हैं, पिन नंबर डाला है, अमाउंट सेलेक्ट किया है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही। दैट इज अ टेसिट कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट। वो कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट वो ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ई कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मान लीजिए आपने बुकिंग की है फ्लाइट टिकट, ठीक है, तो फ्लाइट टिकट जो आपने पेमेंट किया, तो आपको टिकट वापस में मिलना चाहिए ना। तो ये दो पर्सन के बीच में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ई कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया अमेजन या फ्लिपकार्ट से, तो आपने जो कुछ भी ऑर्डर किया, जिसके लिए भी आपने पेमेंट किया है, वो प्रोडक्ट आपको रिसीव होना ही है। तो जो डिजिटल फॉर्म में होता है दैट इज अ ई कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों पार्टी की तरफ से वर्क डन, पेमेंट डन, फुल्ली टास्क हैज बीन परफॉर्म बाय बोथ द पार्टी। मींस यहाँ पे एवरीथिंग इज डन, किसी की तरफ से कोई भी पेंडिंग नहीं है। लेकिन एग्जीक्यूटरी में सम या कोई कुछ ऑब्लिगेशन पूरा अभी तक नहीं हुआ है, येट टू बी परफॉर्म, कुछ बाकी है, फ्यूचर में कुछ होने को है, टू बी डन लिखा है। तो यूनिलेटरल हो जाता है बाइलेटरल, जब किसी एक पार्टी की तरफ से पेंडिंग है। जैसे कि मान लो सेलर ने
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बायर को दे दिया है, लेकिन बायर की तरफ से अभी तक मनी रिसीव नहीं हुआ है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी की तरफ से काम पेंडिंग है, तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। बायलैटरल में दोनों ही पार्टी की तरफ से पेंडिंग होता है, ना ही इसने शेयर दिया और ना ही इसने पेमेंट किया, दिस इज अ बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स मतलब क्या हुआ इसका? लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स मतलब देख लो, अगर कोई माइनर पर्सन है एंड उसने कोई मान लो बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी किया है, कोई सिविल रॉन्ग एक्टिविटी किया है, तो क्या वो माइनर को कुछ राइट्स दिए जाते हैं? यस, आपको राइट्स दिए जाते हैं कि आप अपना जो भी आपने रॉन्ग किया है उसके लिए आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हो। आप ऐसा नहीं कि आप माइनर है तो आप कुछ भी गलती करेंगे, आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे क्रिमिनल्स जो माइनर है उस पर एक्शन लिया जाता है, उस पर भी लीगल एक्टिविटीज की जाती है। दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स, इसका मतलब आपने जितना गलती किया है आपको उसका कॉम्पनसेट मतलब उसका भरपाई करना होगा। दैट इज द लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। अब ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पीवाईक्यू सेक्शन आपसे पूछा गया था सीक्वेंस में लगाने को, जैसे कि फ्री कंसेंट। आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सामने वाले पार्टी का जो अप्रूवल होता है, कॉन्सेंट होता है, वो बिल्कुल ही फ्री होना चाहिए, जो कि हम सेक्शन 14 में पढ़ते हैं। अगर आपका जो अप्रूवल है कोअर्सन से हुआ है, मतलब डरा धमका करके हुआ है, दैट इज अ कोअर्सन जो सेक्शन 15 में फॉल करेगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो 16 में, फ्रॉड से अगर आपने अप्रूवल लिया है तो 17 में, मिस रिप्रेजेंटेशन गलत कुछ रिप्रेजेंट करके लिया है तो वो 18 में, मिस्टेक से ले लिया है तो 20, 21 एंड 22। तो याद रखना 19 यहाँ पर सेक्शन नहीं है, डायरेक्ट 14, 15, 16, 17, 18 एंड उसके बाद 20, 21, 22। अगर कोर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाता है। क्या बनाता है? वॉइडेबल। लेकिन अगर हम मिस्टेक की बात करते हैं, वॉइडेबल मतलब क्या है? यहाँ पर एक पार्टी जो है यहाँ पर एक्शन ले सकती है, वन पार्टी कैन टेक एक्शन, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक से हुआ है, कुछ गलती से हुई है, तो वो वॉइड हो जाता है, मतलब शुरू से ही वो इलीगल हो जाता है। तो यहाँ पर बाइलेटरल मिस्टेक मतलब वन साइड पर्सन से भी मिस्टेक हो सकती है, एंड यूनिलेटरल मतलब दोनों साइड पर्सन से भी मिस्टेक हो सकती है। तो इसको हम याद रख लेंगे, CUF, एम एंड एम, एंड सबसे ऊपर फ्री कंसेंट। तो ये हो गया 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 नहीं है, 20, 21 एंड 22। तो ये सीक्वेंस आपको याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपका फ्री कंसेंट से क्या मतलब है? फ्री कंसेंट जो कि सेक्शन नंबर 14 में लिखा है, उसका कहने का मतलब ये है कि दोनों ही पार्टी, बोथ पार्टी सेम थिंग पर, सेम सेंस में, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करना चाहिए। दोनों का बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट, आपको पूरा एकदम फ्री राइट है कि आप भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझो जिससे मैं समझ रही हूँ। कोर्सन जो कि सेक्शन 15 में है, थ्रेटनिंग, फोर्सफुल या फोर्सफुल से हम अग्रीमेंट कराते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कि सेक्शन 16 में है, यहाँ पर होता ये है कि एक पर्सन पावरफुल होता है और एक पर्सन लेस पावरफुल होता है। तो पावरफुल होने की वजह से वो अपने पावर का गलत उपयोग करता है, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे कि हमने देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा दो पर्सन के बीच में होता है, ठीक है। तो बेसिकली अनड्यू इन्फ्लुएंस का सिचुएशन तब हो सकता है, मान लो ये पेरेंट है एंड ये चाइल्ड है। अब इन दोनों का रिलेशनशिप में पावरफुल पर्सन कौन होगा? पेरेंट होगा। तो पेरेंट अपना पावर का मिसयूज करके जब कोई कॉन्ट्रैक्ट चाइल्ड से करा रहा होता है तो वो आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस में काउंट होता है, जहां पर पेरेंट अपना पोजीशन का मिसयूज कर रहा है एंड अपने पावर का गलत उपयोग करके अपने चाइल्ड को कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करा रहा है। दैट इज अ अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कि सेक्शन 16 में जाएगा। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस में कुछ आपके क्वेश्चंस में देखने को मिला गया कि कौन कौन सा रिलेशनशिप में होता है। तो पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन में होगा बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट पावरफुल हुआ और चाइल्ड लेस पावरफुल हुआ। टीचर और स्टूडेंट में भी होगा, टीचर भी अपना पावर का यूज कर सकती है स्टूडेंट को डराने धमकाने के लिए। डॉक्टर और पेशेंट में भी होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में भी होगा, फियांसे फियांसी में भी होगा। तो ये कुछ रिलेशनशिप है जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज किया जाता है और अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज करके आप कॉन्ट्रैक्ट कराते हो।
अब जब हम फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड सेक्शन नंबर 17 में आता है, जहां पर हम जानबूझ करके चीटिंग करते हैं सामने वाला पार्टी से, या कोई फैक्ट को झूठ मतलब छुपाते हैं, हाइड करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को, या फिर फेक डॉक्यूमेंट यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ हम करते हैं तो वो फ्रॉड के अंदर काउंट होगा। मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन नंबर 18 में जाएगा, जहां पर हम मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जानबूझ करके या फिर अनजाने में हम कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, दैट इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक हो जाता है सेक्शन 20, 21 एंड 22, जहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है। ठीक है, हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट और उसका फ्री कंसेंट के सेक्शंस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्रीच, दैट इज वन इज एक्चुअल ब्रीच एंड वन इज एंटिसिपेटरी ब्रीच। जब हम बात करते हैं एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है कि द ब्रीच इज हैपनिंग ऑन द डेट ऑफ फेलियर। जैसे कि 10 तारीख को आपको आपका वर्क करके देना का था, बट आप 10 तारीख को बता रहे हो कि आप ये टास्क नहीं कर सकते हो, तो ड्यू डेट पर आपने ये बताया है, ड्यू डेट पर आपकी वजह से काम नहीं हो पाया है, तो दिस इज अ एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच तब होगा जब आपका 10 तारीख का काम करके देने को है और आपने 5 तारीख को ही बता दिया कि आप ये नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज अ एंटिसिपेटरी ब्रीच। जहां पर टाइम फ्रेम के पहले ही आप बता दे रहे हो कि ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, तो दिस इज अ एंटिसिपेटरी ब्रीच। नाउ ये कुछ टर्म्स है जो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि नोवेशन। नोवेशन में हम बिल्कुल ही एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पर पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हम हटा देते हैं और न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। ऑल्टरेशन मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी कॉन्ट्रैक्ट में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, एक या एक से ज्यादा कुछ टर्म्स वगैरह कुछ ऐड कर रहे हैं। रेमिशन मतलब हो जाता है कि मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था 500 शेयर बनाने का और जो सेलर है वो अभी तक सिर्फ 200 ही बना पाया है, तो इसमें आप उसका कम परफॉर्मेंस को ही एक्सेप्ट कर लेते हो और जितना उसने टास्क किया है उतना के लिए आप उसको पेमेंट कर देते हो। रिसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन। एंड वेवर का मतलब होता है रिमूव ऑफ सम राइट, वेव ऑफ कर देना इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने रूम को रेंट पे देती हूँ और मैंने सारे रेंटर्स के लिए एक कंडीशन बना रखा है कि जो जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम करेगा वो उतना का पेमेंट करेगा, लेकिन मैंने क्या किया, एक पर्सन के लिए ये वाला पॉलिसी में चेंजेस कर दिया। मैंने ये बोला ठीक है आप इलेक्ट्रिसिटी बिल मत देना, तो मैंने एक पर्टिकुलर के लिए उस पॉलिसी को या फिर उस रूल को चेंज किया। तो जब हम ऐसा करते हैं दैट इज अ वेवर, दैट इज रिमूविंग अ राइट। हम कुछ राइट को रिमूव कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्म्स का मतलब। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, प्लेज का मतलब क्या होता है। प्लेज प्लेज भी एक तरीके का बेलमेंट ही है, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी। जैसे कि आपने गांव वगैरह में देखा होगा कि आप जब किसी से अमाउंट बोरो करते हो तो वो इन रिटर्न आपसे कुछ सिक्योरिटी चाहते हैं, जैसे कि सोना हो गया, जमीन हो गया, तो वो प्लेज का सिचुएशन बन जाता है। प्लेज भी एक तरीके का बेलमेंट ही है। यहाँ पर गुड्स डिलीवर किया जाता है एज अ सिक्योरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसेस। जैसे कि मान लो एक मिस्टर हरी है, मिस्टर हरी ने राजीव नाम के एक पर्सन से अमाउंट बोरो किया है 5 लाख रुपया। तो राजीव क्या बोलेगा कि ठीक है मिस्टर हरी, आप मुझे इन रिटर्न एक सिक्योरिटी अमाउंट या फिर एक सिक्योरिटी प्रॉपर्टी डिपॉजिट करिए। तो हरी क्या करेगा, अपना एक सिक्योरिटी, मान लो अपना हाउस इसको दे देगा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गिरवी रखना दे देगा। ठीक है, और जिस दिन मिस्टर हरी उसको 5 लाख रुपया वापस करेगा, मिस्टर राजीव का ये बनता है कि ये मिस्टर हरी को इसके हाउस की प्रॉपर्टी इसको एज इट इज वापस करेंगे। अगर मिस्टर हरी ये 5 लाख वापस नहीं कर पाया तब राजीव इस पर एक्शन ले सकता है। तो डिलीवर्ड बाय वन पर्सन, जो पर्सन देता है, ठीक है, टू अनदर पर्सन दैट इज पॉनर, एंड जो रिसीव कर रहा है दैट इज पॉनी। मतलब पॉनर मतलब वो हो जाएगा जो गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, मतलब यहाँ पर पॉनर कौन हो जाएगा, हरी हो जाएगा पॉनर। ठीक है, एंड पॉनी कौन हो जाएगा, पॉनी मतलब हो जाएगा जो गुड्स को रिसीव कर रहा है एज अ सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी गुड्स कौन रिसीव कर रहा है, राजीव, तो राजीव हो जाएगा यहाँ पे पॉनी। ठीक है, राजीव हो जाएगा पॉनी। ठीक है, यहाँ पर जो गुड्स होता है आर रिटर्न वंस द डेट इज फुलफिल्ड। जब मिस्टर हरी 5 लाख रुपया वापस करेगा तब राजीव क्या करेगा, अपना जो कुछ भी उसका प्रॉपर्टी पेपर लिया था उसको वापस कर देगा। जैसे कि मान लो ए ने लोन लिया है 1 लाख का बी से,
अब बी को वो डिलीवर करेगा अपना गोल्ड ज्वेलरी एंड बी सिक्योरिटी, एज अ सिक्योरिटी उन्होंने ज्वेलरी दिया है, तो इट इज अ प्लेज। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी देता है उसको पॉनर बोलते हैं, दैट मीन्स ए को हम पॉनर बोलेंगे जो गोल्ड ज्वेलरी दिया है, एंड जो अमाउंट दे रहा है उसको पॉनी बोलेंगे। तो प्लेज में टू पार्टी होता है, एक पॉनर एक पॉनी। पॉनर जो होता है वो गुड्स देता है एज अ सिक्योरिटी एंड पॉनी गुड्स को रिसीव करता है एज अ सिक्योरिटी। यहाँ पर पॉनर अपना पोजेशन मूवेबल गुड्स को ट्रांसफर करता है, दैट मीन्स यहाँ पर मान लो मैंने अपना हाउस का प्रॉपर्टी दिया राजीव को, ठीक है, राजीव क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखेगा जब तक मैं अपना उधारी अमाउंट पे नहीं कर देता हूँ। एक बार मान लो मैंने अपना 5 लाख का रुपया जो लोन लिया था वो पूरा कर दिया, अब मेरा डेट फुलफिल हो चुका है, तो मुझे अपना प्रॉपर्टी का पेपर वापस मिलना चाहिए जो राजीव देगा। तो पॉनी कैन रिटेन गुड्स इवन सेल देम, अगर नोटिस तक मतलब उस ड्यूरेशन तक अगर उसने 5 लाख रुपए नहीं पे किया तो राजीव जो है उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को बेच करके अपने पैसे निकाल सकता है। तो प्लेज इज ऑलवेज मेड फॉर कंसिडरेशन, प्लेज हमेशा ही कुछ कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, प्लेज हमेशा ही कुछ कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, लेकिन बेलमेंट में कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। डिफरेंस को समझ लेंगे हम कि क्या बेलमेंट में कोई कंडीशन होता है, बेलमेंट में कोई कंडीशन नहीं होता है, कंसिडरेशन नहीं होती है, लेकिन प्लेज में आपका कंसिडरेशन होता है, कंडीशंस होता है, ठीक है। प्लेज एंड बेलमेंट, ठीक है। एक मिनट देखते हैं कितना है इसका। अच्छा ठीक है, इसका और 2 शीट है, जल्दी से मैं कंप्लीट करके इस सेशन को यहीं पे एंड कर दूंगी। जैसे कि पहला अभी हमारा नेक्स्ट हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जिसमें एक इंडेमनिटी होता है, एक सेवर होता है और एक सेव, जिसको सेव मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर हम लोग देखें, नहीं गारंटी नहीं, एक मिनट, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो सेक्शन 124 के अंदर स्पेसिफाई किया गया है। इंडेमनिटी से आपको याद रखना है, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जैसा होता है ना, वो वाला यहाँ पर रोल प्ले किया जाता है। यहाँ पर 2 पार्टी होता है, एक इंडेमनीफायर एक इंडेमनीफाइड, ठीक है। इंडेमनीफायर मतलब वो कंपनी जो आपको लॉसेस के टाइम पर सेव करके रखेगी, और इंडेमनीफाइड जिसको हम सेव करते हैं, जिसको हम प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने अपने कार के लिए एक इंश्योरेंस पेपर बना रखा है, आपका कार का कभी एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट के लिए जो आपने लॉसेस फेस किया है, उस लॉसेस से आपको बचाने के लिए इंडेमनीफायर सामने आएगा और वो आपके लॉसेस से आपको बचाएगा, लॉसेस को कवर करके। मतलब ये सेवर हुआ, मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, और इंडेमनीफाइड मतलब हुआ आपकी बात हो रही है, जहां पर आपको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है और आपको सेफ साइड रखने की बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 में स्पेसिफाई किया गया है, जहां पर बेसिकली 3 पार्टी होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है प्रिंसिपल डेटर और एक होता है श्योरिटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्रेडिटर वो होता है जो गारंटी देता है, पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन, क्रेडिटर। जैसे कि यहाँ पर ये हो जाएगा सेलर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको गारंटी दिया गया है कि आपको ये पैसा रिटर्न दे दिया जाएगा। श्योरिटी और गारंटर मतलब होता है पर्सन हु गिव्स गारंटी, मतलब जो पर्सन गारंटी दे रहा है, और प्रिंसिपल डेटर मतलब मेन पर्सन जिसके लिए गारंटी दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो गया 3 पर्सन आ जाता है, जैसे कि मान लो ये हो गया सेलर, ये हो गया आपका मिस्टर राम, और ये हो गए मिस्टर राम के पापा, राम के डैड, ठीक है। तो बेसिकली राम जो है एक कार परचेज करता है जो कि माइनर एज में ही कर रहा है, तो इस क्रेडिटर को श्योरिटी नहीं हो पा रही है कि इसको इसका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर श्योरिटी की एंट्री होगी, दैट मीन्स उसके पापा की एंट्री होगी, जो बोलेंगे ठीक है तुम कार इसको दो, अगर ये अपना लोन नहीं दे पाया तो मैं इसके पीछे हूं, मैं दे दूंगा लोन। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी दी जा रही है क्रेडिटर को, सेलर को, कि ठीक है आपको आपका पैसा मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रेडिटर इज द पर्सन जो आपको कुछ देता है, लाइक लोन हो गया, गुड्स हो गया, देता है, एंड प्रिंसिपल डेटर जो उस गुड्स को या लोन को रिसीव करा, एंड सियोरिटी मतलब हो जाता है वो पर्सन जो आपके पीछे खड़ा है आपका सारा डेट को पूरा करने के लिए। ये कुछ आईटी एक्ट है जो आपको याद करना है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। 65 दैट इज कंप्यूटर सोर्स, 66 हैकिंग, 67 पब्लिशिंग ऑफ ऑप्शंस, 68 कंट्रोलर, 69 सब्सक्राइबर, ठीक है, 670 प्रोटेक्टेड सिस्टम, 71 पेनाल्टी फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन, 72 कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी, 73 डिजिटल सिग्नेचर। तो ये आप याद कर लेंगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ओपीसी, मतलब यहाँ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स कवर कराए गए हैं। जैसे कि ओपीसी सेक्शन 3(1) के अंदर आता है, दैट इज अ 1% कंपनी। 1% कंपनी हमेशा ही एक प्राइवेट कंपनी होता है जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी होता है, जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ये 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, इतना याद रखना है। प्राइवेट कंपनी से हमें क्या याद रखना है, सेक्शन 268 में होता है ये। मिनिमम पेड अप कैपिटल होता है इसका। ये रेस्ट्रिक्ट करता है राइट टू शेयर द शेयर्स। मिनिमम इसके पार्टनर्स हो सकते हैं 2। ओपीसी के केस में 1 ही होता है, लेकिन सिर्फ ओपीसी के केस में सिर्फ 1 ही होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर सिर्फ 200 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम एंड 2 डायरेक्टर। स्मॉल कंपनी सेक्शन 285 में आता है। स्मॉल कंपनी जो होता है ये वो कंपनी हो जाएगा जो अदर देन पब्लिक कंपनी होता है। दैट मीन्स स्मॉल कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होगा। स्मॉल कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टर्नओवर की बात करें तो एज पर लेटेस्ट बैलेंस शीट पीएल अकाउंट आपका ये 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो स्मॉल कंपनी है तो ना ही उसकी कोई होल्डिंग कंपनी होगी, ना ही कोई सब्सिडरी कंपनी होगी। स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 जो कि एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के लिए यूज किया जाता है, ना ही स्मॉल कंपनी का कोई स्पेशल एक्ट में इसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जैसे कि बैंकिंग या इंश्योरेंस का। पब्लिक कंपनी की बात करें तो 2 सेक्शन 71 में आता है। यहाँ पर जहां हम देख सकते हैं कि शेयर्स को हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल भी नहीं है। मिनिमम मेंबर पब्लिक कंपनी में 7 होता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर का नंबरिंग है 3 डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी देखो यहाँ पर आ गया। सेक्शन 8 कंपनी मतलब हो जाता है आपके चैरिटी या डोनेशन के लिए जो वर्क करती है, जो चैरिटी को प्रमोट करती है। कोई यहाँ पर ना पेमेंट जो होता है ना, यहाँ पर पेमेंट भी नहीं दी जाती है, प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ना ही कोई डिविडेंड होता है। ये सिर्फ अपना सोसाइटी के लिए जो चैरिटी या डोनेशन वगैरह काम करे उसी को प्रमोट करते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इस सेक्शन 8 में जो भी कंपनी आएगा ना ही उसके नाम के साथ लिमिटेड लगेगा और ना ही प्राइवेट लिमिटेड लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देती है ये स्टेटस आपका सेक्शन 8 होने का। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कुछ भनक लगा कि ये सेक्शन 8 वाला ऐसा कोई टास्क नहीं कर रहा है या कोई फ्रॉड कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस कंपनी का जो राइट होता है उसको रिवोक कर सकती है, वापस ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात करें तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में हम बायर को बताते हैं, जो भी पर्सन हमारी कंपनी के साथ डील कर रहा है ना, वो अज्यूम करते हैं हम कि उसने जरूर से एमओए दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन उसने रीड आउट किए हैं, सभी के बारे में वो अवेयर है। तो जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात आए तो इससे याद रखो हम एओए एंड एमओए जैसे डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पब्लिक इज अवेयर, जिसके बारे में पब्लिक को पूरा आइडिया एंड जानकारी है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें वो पर्सन आ जाएंगे, आउटसाइडर्स आ जाएंगे, जो डील करते हैं कंपनी के साथ इन अ गुड फेथ, कि कंपनी का सब कुछ अच्छा सिचुएशन देख रहे हैं हम, मतलब कंपनी भी अच्छा वर्क कर रही है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब होता है, यहाँ पर हम आर्टिकल एंड एमओए की बात कर रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी पर्सन हमारे कंपनी के साथ डीलिंग करेगा उसको एमओए एंड एओए का प्रॉपर से नॉलेज है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में हम ये मान के चलते हैं कि ये बेसिकली आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जो हमारी कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है इन अ गुड फेथ। अब जैसे पब्लिक कंपनी का बात करें तो इसमें मेंबर्स को लेके कुछ ये नंबर से जो आपको याद करना है। अगर कंपनी का 1000 मान लो मेंबर्स है, 1000 या 1000 से ज्यादा नहीं है, तो उसमें टोटल 5 मेंबर्स मीटिंग में आएंगे, ठीक है। 1000 से 5000 में 15 मेंबर्स आएंगे, 5000 से ज्यादा है तो 30 मेंबर्स आएंगे। प्राइवेट कंपनी के 2 मेंबर्स ही मीटिंग के लिए काफी है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है ये आपका 1881 में आता है, जो आपका 1 मार्च का डेट है। इसमें 3 सेक्शन आपको याद रखना है, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। इसका सेक्शन भी काफी इजी है, दिस इज 4, 5 एंड 6, ठीक है। सेक्शन 139(2) रोटेशन ऑफ ऑडिटर को बताता है। 139(6)
आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑर्डर एंड 142(1) आपका रेम्यूनरेशन की बात करता है। सुपरवीनिंग ऑफ इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपरवीनिंग ये वाला इलीगल एंड इम्पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है। तो अभी के क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इनकम टैक्स से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई होप आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ अगर कहीं डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी आपके टेलीग्राम पर, सो दैट आप उससे रिविजन कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना प्रैक्टिस और रिविजन कंटिन्यू रखो, सो दैट आप एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स एक्सप्लोर कर सको। थैंक्स अ लॉट।